सबसे पहले कि रेडॉक्स टाइट्रेशन का पार्ट है ये। नॉर्मली आप तो मेडिकल के लिए पढ़ते हो, लेकिन पढ़ लो रेडॉक्स में जाके, और भी अच्छा लगेगा आपको। तो मैं आपको एक रेडॉक्स टाइट्रेशन पढ़ाने, जो रेडॉक्स रिएक्शन पढ़ाने जा रहा हूँ। रेडॉक्स रिएक्शन पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए कि रेडॉक्स रिएक्शन को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। ठीक। रेडॉक्स रिएक्शन को आइडेंटिफाई करने के लिए आपके पास एक ऐसा सोर्स होना चाहिए ताकि आप रेडॉक्स रिएक्शन को आइडेंटिफाई कैसे करोगे। तो बेटा आपने देखा होगा कि 9th में आपने पढ़ा होगा, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन। बोल दो कि नहीं? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन। यस सर। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को क्या, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन क्या बोलते हैं? रिडक्शन। बोले थे कि नहीं याद कीजिए। अब जो आप पढ़ने जा रहे हो, अब तो वो तो बचपन का था, वो बच्चा जब थे तब वो पढ़े थे। अब थोड़ा बड़े हो गए, अब तो 11th में आ गए। अब आएगा इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट। आई बात समझ में? मतलब कि इलेक्ट्रॉन का लॉस और गेन पे हम लोग देखेंगे। मतलब कोई रिएक्शन होगा बेटा, तो वहां पे रियली में इलेक्ट्रॉन का लॉस भी होता है, इलेक्ट्रॉन का गेन भी होता है। आई बात समझ में? तो इलेक्ट्रॉन लॉस गेन के बेसिस पे हम लोग यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं रेडॉक्स को। मतलब 9th में जो पढ़े थे वो मैं दिखाऊंगा, लेकिन मेन फैक्टर है हम लोग को इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट को पकड़ना। ठीक। तो इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट में पकड़ने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? कुछ थ्योरी पढ़ना पड़ेगा उसके लिए। तो थ्योरी का सबसे बड़ा पार्ट है ऑक्सीडेशन नंबर। आई बात समझ में? ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? तो आपने कभी पढ़ा भी होगा कि ऑक्सीडेशन नंबर कहीं कहीं पे लिखा रहता है, आपने थोड़ा देखा भी होगा। तो ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है वो पहले सुनो। तो लिखो, आप हेडिंग लिखो पहले, ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन नंबर बोलो या ऑक्सीडेशन स्टेट बोलो, दोनों एक ही चीज है। आप देखो क्या होता है। आपके पास दो टाइप का कंपाउंड होता है, एक आयनिक कंपाउंड्स होता है, एक कोवलेंट कंपाउंड्स होता है। और ये ना आपने पढ़ा होगा कि आयनिक कंपाउंड फॉर्म होता है थ्रू द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक होता है इलेक्ट्रॉन लूजर, एक होता है इलेक्ट्रॉन गेनर। एक इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है। और कोवलेंट बॉन्ड बनता है थ्रू, कोवलेंट कंपाउंड बनता है थ्रू द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। जानते हो ये? सो हम बताइए, जानते हो कि नहीं ये सब थोड़ा? निर्मल ये बताइए, थोड़ा जानते हैं कि नहीं ये सब? आप पढ़े होंगे थोड़ा बॉन्डिंग का। यस केमिकल बॉन्डिंग में बहुत आगे हम डिफरेंट डिफरेंट वे से पढ़ाएंगे, अभी सुनिए। तो ऑक्सीडेशन और ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है कि इट इज हाइपोथेटिकल चार्ज ऑन एन एटम इन a molecule after removing all bonded atoms in ionic form। अब बोलोगे सर ये क्या लिख दिया? 9th में तो ये नहीं पढ़ा था मैंने। जिन्हें बोलोगे ना कि ये क्या लिख दिया सर 9th में तो ये कुछ नहीं पढ़ा था। बेटा थोड़े बड़े हो गए, अब थोड़ा डिफरेंट वे से पढ़ो इसको। तो 3 बार पढ़ाऊंगा, अपने आप याद हो जाएगा। सुनो क्या बोलता है ये। बोलता है इट इज हाइपोथेटिकल चार्ज। ऑक्सीडेशन नंबर रियल में कोई चार्ज नहीं होता है, याद रखेंगे आप लोग। ऑक्सीडेशन नंबर कोई रियल में चार्ज नहीं होता है, ये एक हाइपोथेटिकल चार्ज है। आप हाइपोथेटिकल चार्ज है, रियल चार्ज उससे क्या मतलब? मेरे को असाइन करना है कि कितना ऑक्सीडेशन स्टेट मेरे को असाइन करना है। तो किसी ये कैसे आप असाइन करोगे? तो उसको बोला साइंटिस्ट ने कि आप एक काम करो, एक सिंपल मैं बता रहा हूँ, एक काम करो। जैसे ऑक्सीजन हो गया, ये हाइड्रोजन हो गया, ये हाइड्रोजन हो गया। बेटा बताओ, ये वाटर होता है, H2O बोलते हैं। यस सर। अब देखो क्या होता है, H2O बोलते हैं। इसमें होता है क्या है, इसमें फंडा क्या है यहाँ पे? साइंटिस्ट ने बोला कि एक काम करो, आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। देखो ये बॉन्ड कैसे बना होगा? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से, ये तो जानते हो आप लोग। निर्मल बताइए, यस एक सर। बॉन्ड कैसे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बना होगा? ये तो यस सर। ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से तो नहीं बना होगा, ये तो पता है आप लोगों को, बेसिक आइडिया तो पता है आपको। तो साइंटिस्ट ने बोला कि आपको ऑक्सीडेशन ऑक्सीजन पे एक चार्ज आपको फाइंड करना है। तो उस चार्ज को बोला। तो दूसरा ने क्लेम किया, क्यों चार्ज बोलेंगे? क्योंकि यहाँ तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है, चार्ज कैसे बोल दोगे आप? तो बोला नहीं नहीं, आप चार्ज, आप राइट बोल लो कि चार्ज नहीं लेंगे, लेकिन एक हाइपोथेटिकल चार्ज ले लो। तो बोले वो कैसे लेंगे हाइपोथेटिकल चार्ज? तो बोला एक काम करो, ऑक्सीजन से कौन कौन बॉन्डेड है? हाइड्रोजन।
आप हाइड्रोजन को आयनिक फॉर्म में वहां से हटा दो। तो बोला नहीं हटाएंगे। तो बोला नहीं, आप एज्यूम कर लो ना, रियल में आप मत हटाओ, एज्यूम कर लो कि हटा रहे हैं। तो बोला ठीक है, एज्यूम कर लिए। तो बोला कि आयनिक फॉर्म में हटाएंगे हाइड्रोजन को। तो बोला ठीक है। तो बोला कि आयनिक फॉर्म हाइड्रोजन को कैसे हटाएंगे, प्लस के फॉर्म में या माइनस के फॉर्म में। तो बोला साइंटिस्ट ने कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन टानने की एबिलिटी किसमें ज्यादा है, ऑक्सीजन का। हाँ उसको बोलते सर। हैं उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। वो ब्रीफली मैं थोड़ा ये लिख दूंगा यहाँ पे। जब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है ना, मान लो कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, ये एक सिंपल सोचो कि एक पावरफुल, बहुत पावरफुल है, एक थोड़ा वीक है। जब कुछ इसमें शेयर करेगा ना, तो जो पावरफुल रहेगा ना बोलेगा मेरे को ज्यादा दो, ले लेगा कि नहीं। हाँ, जैसे आपके घर में बच्चा होता है, तो आपसे पावरफुल ज्यादा बच्चा होता है आपके घर में, आपके छोटे भाई होंगे, नहीं छोटे बहन, वो आपसे पावरफुल है। अब बोलोगे कैसे? बड़ा तो मैं हूँ सर, मैं पावरफुल हूँ, एक काम करो ना, आप थोड़ा एक थप्पड़ मार के देखो ना, आपको दो थप्पड़ लग जाएगा मम्मी से। जो फैक्ट बताइए। आप उसके एक थोड़ा चॉकलेट खा के देखो ना, ऐसा चिल्लाएगा ना वो, आप भाग के वहां से खड़े हो जाओगे। जो फैक्ट बताइए। तो सबसे पावरफुल जो होता है वो अपने तरफ इलेक्ट्रॉन को पुल करता है। तो बेटा यहाँ पे सबसे पावरफुल कौन है, हाइड्रोजन या ऑक्सीजन? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन अपने तरफ इलेक्ट्रॉन को पुल किया। ऐसे सोचो कि ऑक्सीजन के न्यूक्लियस पे ज्यादा चार्ज होगा कि नहीं, एक सिंपल बताओ आप। ऑक्सीजन के न्यूक्लियस में आप खुद से बताओ, 8 प्रोटॉन्स है कि नहीं? और यस सर। हाइड्रोजन हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में कितना है, एक ही प्रोटॉन है। आप खुद से बता दो, यहाँ पे जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उसका, इसका 8 प्रोटॉन अपने तरफ पुल कर रहा है, इसका एक प्रोटॉन पुल कर लेता है। बताओ 8 प्रोटॉन स्ट्रांगली पुल करेगा या 1 प्रोटॉन? 8 प्रोटॉन। तो साइंटिस्ट ने बोला कि जो जितना स्ट्रांगली इलेक्ट्रॉन को पुल करता है उस पर आप माइनस चार्ज दे दो, और जो लेस इलेक्ट्रॉन की पुल करता है उस पर प्लस चार्ज देके उसको हटा दो। तो बताओ हाइड्रोजन को किस फॉर्म में देंगे, प्लस चार्ज देके या माइनस चार्ज देके? प्लस चार्ज देके। यस सर। तो साइंटिस्ट ने बोला कि एक काम करो, हाइड्रोजन को आप दे दो, एक बॉन्ड के चलते हाइड्रोजन पे एक प्लस चार्ज दे दो, है इस पे भी एक प्लस चार्ज दे दो। तो ऑक्सीजन क्या करेगा, इधर से भी एक -1 टर्न लिया, इधर से भी एक -1 टर्न लिया, तो उस पर कितना चार्ज हो गया, -2। यस दिस इज दिस दिस इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इन वाटर। अब आई बात समझ में, -2 क्यों होता है वहां पे। इसको मैं यस ऐसे उसको ऐसे बताऊंगा, रुको। अब एक काम करो, अमोनिया लेंगे तो अमोनिया हाइड्रोजन होगा, हाइड्रोजन होगा, हाइड्रोजन होगा। बताओ कितना बॉन्ड बना के रह रहा है यहाँ पे, 3। नाइट्रोजन, यहाँ भी पता है आपको, नाइट्रोजन क्या करेगा, स्ट्रांगली होल्ड करेगा इलेक्ट्रॉन्स को। तो हाइड्रोजन पे कितना चार्ज देंगे, एक एक बॉन्ड के चलते नाइट्रोजन हाइड्रोजन पे प्लस चार्ज देंगे, +1 है, इस पे देंगे तो -3 आ जाएगा कि नहीं ओवरऑल। तीनों तरफ से ले लिया, -1 -1। मतलब आपको ये पता चला, इससे पता चला कि अगर कोई एलिमेंट अपने चारों तरफ 4 बॉन्ड बनाएगा, और वो एलिमेंट सबसे ज्यादा स्ट्रांगर होगा, तो अपने को उस पर कितना चार्ज आएगा, -4। अगर वो अगर 2 ही बॉन्ड बनाएगा, अब वो ज्यादा पावरफुल होगा, तो उस पर क्या होगा, -2। मतलब एक बॉन्ड के चलते कितना चार्ज सेपरेशन आएगा, +1 -1, याद रखेंगे। एक बॉन्ड के चलते कितना चार्ज सेपरेशन होगा, +1 -1। 2 बॉन्ड के चलते कितना चार्ज होगा, -2 +2। तो -2 किस पे दोगे, जो ज्यादा पावरफुल होगा। अब +2 किस पे दोगे, जो लेस पावरफुल होगा। तो बेटा ज्यादा पावरफुल कौन होगा, वो कैसे चेक करेंगे, तो आप प्रिडिक्ट टेबल तो थोड़ा इन्फॉर्मेशन होगा आपको। जो राइट साइड होता है वो ज्यादा पावरफुल होता है, लेफ्ट साइड लेस पावरफुल होता है। तो बताइए हाइड्रोजन किधर है, लेफ्ट साइड, और ऑक्सीजन से किधर है आपका, राइट साइड। तो उसको मैं थोड़ा ब्रीफली लिख दूं, कैसे पकड़ते हैं हम लोग, तो ब्रीफली लिख दूं, ट्रिक बता दूं आपको कैसे पकड़ोगे। बताइए, ट्रिक लिखो, उससे पकड़ में आ जाएगा, देख। ऐसे लिखो, नोट करके लिख लो, यहाँ पे नोट करके लिख लो। एक होता है ये इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी को हम लोग काय से डिनोट करते हैं, आपने मोल फ्रैक्शन को भी काय से डिनोट किया था कि नहीं आपको? हाँ सर। इट रिप्रेजेंट्स द एबिलिटी ऑफ एन एटम टू पुल द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ऐसे लिखो, टू पुल द बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स itself।
अपने तरफ इलेक्ट्रॉन पुल करने का जो टेंडेंसी होता है उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब देखो, मान लो ए और बी बॉन्ड बनाया और इलेक्ट्रॉन से यहाँ पे शेयर चला गया, तो बताओ किसका इलेक्ट्रॉन पुलिंग टेंडेंसी ज्यादा है? सर बी। तो बी जो होगा, तो बी की तरफ चला गया, तो बी इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ए। अगर ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन ए की तरफ जाता तो कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता? सर ए। 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 आप देखो यहाँ पे एक जो टेबल बना रहा है उसको थोड़ा याद रखोगे, उसी से काम चल जाएगा आपका। और आगे मैं बताऊंगा, देखो आप जब पीरियोडिक टेबल पढ़ते हो तो हाइड्रोजन होता है, लिथियम होता है, बेरिलियम होता है, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, कुछ ऐसा होता है कि नहीं बताइए आप लोग? सोडियम, पोटेशियम, इधर जाते तो क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ऐसा कुछ पढ़े हो कि नहीं आप लोग बताइए? पूरा इन्फॉर्मेशन होगा आप लोगों को। तो देखो एक चीज बता रहा हूँ, इसका होता है 2.1, इसका होता है 1, इसका होता है 0.5, ये सॉरी 1.5। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू लिख रहा हूँ मैं। देखो इलेक्ट्रॉन को पूल कर रहा है तो उसका कोई यूनिट होगा बेटा, बताओ तो। आप किसी चीज को खींच रहे हो तो उसको किसी यूनिट में एक्सप्रेस कर सकते हो आप? नहीं, किसी यूनिट में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। कोई कोई चीज से पावरफुल है तो वो आप कंपेरिजन कर रहे हो ना, कि दिस वन इज मोर पावरफुल दिस वन, तो उसको किसी सर यूनिट से अफेक्ट कर। हाइड्रोजन का क्या 2.2 है? नहीं, 2.1 है, 2.1 है। आप ये बताइए, सबसे पहले इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को कैलकुलेट कर सकते हैं? नो, कभी नहीं। देखो, आयनाइजेशन एनर्जी पढ़ाए थे कि नहीं, आपको याद कीजिए, थोड़ा यस। इन्फॉर्मेशन दी थी कि आयनाइजेशन एनर्जी आप कैलकुलेट कर सकते हो। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मेजरेबल क्वांटिटी नहीं, मेजरेबल क्वांटिटी नहीं होता ये हमें थ्योरेटिकल वैल्यू होता है, ये कंपेरिजन होता है सिर्फ। इसको पीरियोडिक टेबल में बहुत डिटेल से पढ़ाऊंगा, देखना बहुत डिटेल में, ब्रीफ आइडिया दे रहा हूँ ताकि जेई का क्वेश्चन आपसे बने। तो बता दो, टॉप टू बॉटम आने से मेटेलिक कैरेक्टर बेटा बढ़ता है कि नहीं? तो यस टॉप सर। टू बॉटम आने से मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ने से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है? डिक्रीज होता है, याद रखेंगे। जितना ज्यादा नॉन मेटेलिक होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतना ज्यादा होगा। आप एक काम करो, सोडियम और क्लोरीन को बॉन्डिंग के लिए लाते हो तो सोडियम इलेक्ट्रॉन लॉस करता है कि नहीं? क्लोरीन इलेक्ट्रॉन गेन करता है कि नहीं? तो इससे क्या होगा, सोडियम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। जो जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है वो इलेक्ट्रॉन खींचता है, और जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। जिन्हें आपने देखा होगा हाइड्रोजन क्लोरीन का बॉन्ड बनता है, हाइड्रोजन पे क्या लेते हैं, प्लस चार्ज लेते हो कि नहीं आप? क्लोरीन पे क्या लेते हो, माइनस चार्ज लेते हो कि नहीं आप? तो हम्म। इससे क्या पता चलता है कि क्लोरीन इलेक्ट्रॉन टान रहा है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन लेस पावरफुल है वो। आई बात समझ में? तो इससे मतलब होता है कि जितना आप एक बॉन्ड बोलते हो, नहीं आपने पढ़ा होगा 9th 10th में, टीचर ने आपको पढ़ाया होगा, एक पोलर बॉन्ड होता है, एक नॉन पोलर बॉन्ड्स होता है, जानते हो कि नहीं? तो हाँ सर। पोलर बॉन्ड, तो पोलर बॉन्ड नॉन पोलर बॉन्ड का मतलब क्या होता है, केमिकल बॉन्डिंग डिटेल से बताऊंगा। जब दो इलेक्ट्रॉन, दो एटम बॉन्ड बनाएगा, एक पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, एक पे नेगेटिव चार्ज आएगा, अब बताइए रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा, वो पोलर बॉन्ड। हाँ आई बात सर। समझ में? यस। हाँ, तो आप इतना याद रखेंगे कि दो डिफरेंट एटम के बीच में जब बॉन्ड बनाओगे तो आपको लगता है कि इलेक्ट्रॉन सेंटर पे तो नहीं रहेगा, कोई ना कोई इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ तो खींचेगा। तो दो डिफरेंट एटम के जब बॉन्ड बनाओगे तो इलेक्ट्रॉन तो सेंटर पे नहीं रहेगा, तो किसी तरफ इलेक्ट्रॉन जब शिफ्ट होगा तो किसी पे पॉजिटिव किसी पे नेगेटिव चार्ज तो आएगा कि नहीं? तो उसी से बॉन्ड आ जाता है आपका पोलर। आई बात समझ, कुछ आइडिया लगा आपको? उसी से बॉन्ड हो जाता है पोलर। तो यहाँ पे बेरिलियम देखो, यहाँ पे मैं आर्बिट्रली नहीं, ये कल आपको सब एक आर्बिट्रली वैल्यू पुट किया गया वहां पे, तो इसका 2 लिया गया। अब बताइए, इसका 2 है, इसका 2.5 है, इसका 3 है, इसका 3.5 है, इसका 4 है। इसका देखोगे क्लोरीन का जाओगे तो क्लोरीन का नियरली 3 के करीब आता है, ये 2.8 के करीब आता है, ये 2.4 के करीब आता है, ये 0.9 है, ये 0.8 है। अब क्या देख रहे हो, टॉप टू बॉटम क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, चेक करो। सर डिक्रीज हो रहा डिक्रीज हो रहा है। और आप खुद से बताइए, टॉप टू बॉटम डिक्रीज हो रहा है, लेफ्ट टू राइट क्या हो रहा है बताइए? लेफ्ट टू राइट। है। इंक्रीज। लेफ्ट टू राइट अगर इधर जाएंगे तो क्या होगा, इंक्रीज होगा, इधर जाएंगे तो क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो बस इतना याद रखो अभी,
मैं बॉन्डिंग जब पढ़ाऊंगा ये सब पढ़ाऊंगा तो मैं बहुत डिटेल में बताता हूँ प्रेडिक्टेबल में, ये इसके लिए टेंशन मतलब अभी सिर्फ याद रखो कि हाइड्रोजन क्लोरीन में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा ये बताइए। क्लोरीन। आपको क्लोरीन। आपको बताएंगे कि हाइड्रोजन क्लोरीन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होगा, क्लोरीन दिख रहा है आपको। अब बताओ कि अब बताओ हाइड्रोजन क्लोरीन कितना बॉन्ड बना रहा है, एक बॉन्ड। तो आप एक ही इलेक्ट्रॉन का चार्ज सेपरेशन आप ऑक्सीडेशन स्टेट में साइन करोगे, कितना इलेक्ट्रॉन का, एक इलेक्ट्रॉन का। आप इस पे देंगे +1 तो इस पे कितना देंगे, माइनस, सॉरी इस पे देंगे -1 तो इस पे देंगे +1, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे -1 दे दो और लेस इलेक्ट्रॉन +1 दे दो। अगर मैं बोलूंगा हाइड्रोजन क्लोराइड में ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ क्लोरीन का, तो कितना बोलोगे, -1, और हाइड्रोजन का कितना बोलेंगे, +1। हाँ, दैट पार्ट इज क्लियर फॉर यू। यस सर। Yes, ओके, sir. अब देखो यहाँ पे एक चीज बता रहा हूँ आपको, आपको नोट करके मैं बता रहा हूँ आपको कि देखो मैंने काई ए लेस देन काई बी लिया, इसका मतलब कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव लिया मैंने, बी। बी को। मान लो कि ए और बी के बीच में एक ही बॉन्ड है तो इस पे -1 बोल दो, इस पे +1 बोल दो, ऑक्सीडेशन चार्ज बंद करके बोल दो। अगर मान लो ए और बी के बीच में डबल बॉन्ड है तो इसमें -2 बोल देंगे, इसके +2 बोल देंगे। ए और बी के बीच में अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो इस पे -3 बोल देंगे, इसमें +3 बोल देंगे। कुछ आइडिया लगा आपको, मतलब कि दो एटम के बीच में अगर एक बॉन्ड होगा तो दोनों से चार्ज सेपरेशन कितना लोगे, एक यूनिट प्लस एक यूनिट माइनस। ये एजम्पशन है या एक्चुअल चार्ज है, एज्यूम किया आपने, एक्चुअल नहीं है ये। रिफ्लेक्शन आई बात समझ में, ऑक्सीडेशन स्टेट पे जो चार्ज लिखते हो बेटा वो रियल चार्ज नहीं है, वो क्या हाँ होगा, एक हाइपोथेटिकल चार्ज है। तो बेटा बता दो, जब दो एटम मैंने लिया दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आपको पता चल गया, तो आप ये बता पाओगे ना कि कहाँ पे कितना चार्ज सेपरेशन होगा। अब तो ए और बी में किसको ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव लिया मैंने, बी को। तो ए और बी के बीच में मैंने पहले कितना बॉन्ड बनाया, एक बॉन्ड, चार्ज सेपरेशन कितना लिए, +1 -1। फिर मैंने दो बॉन्ड बनाया, एक एक बॉन्ड के चलते एक एक यूनिट चार्ज आएगा, तो दो बॉन्ड के चलते 2 यूनिट चार्ज दे दोगे, 3 बॉन्ड के चलते 3 यूनिट चार्ज दे देंगे। आई बात समझ में। सर मतलब ये +1 -1 +2 -2 ये सब हाइपोथेटिकल है। हाइपोथेटिकल है, मैंने पहले ही क्लियरली लिख दिया कि ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है कोवलेंट कंपाउंड में, वो हाइपोथेटिकल वैल्यू है ये। सर जब क्लास 9 में थे तो जब वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड वो सब HCl वगैरह लिखते थे, सर वैलेंसी के साथ वो होता था ना। नहीं नहीं, वो क्लास 9 में जो टीचर जो पढ़ाए होंगे आपको ऑक्सीडेशन स्टेट का चार्ज, वो हाइपोथेटिकल चार्ज होता है। अगर आपको टीचर बताएंगे वो एब्सोल्युटली रॉन्ग है, ये सब एनसीईआरटी जब पढ़ाऊंगा आपको, वहां पे जो रेडॉक्स रिएक्शन वहां पे देखो क्लियर कट लिखा हुआ है, हाइपोथेटिकल चार्ज नॉट रियल चार्ज। कोवलेंट कंपाउंड नेवर गेन द रियल चार्ज, कोवलेंट कंपाउंड ऑलवेज गेन द हाइपोथेटिकल चार्ज। ओके सर। राइट। तो बोलोगे सर इससे एडवांटेज क्या मिलता है, देखो इससे बोलोगे ना एडवांटेज क्या मिलता है, इससे एडवांटेज मिलता है कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व इन द रिएक्शन, दैट पार्ट आई कैन कैलकुलेट इजीली। आई बात समझ में, कितना इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होता है उसी को कैलकुलेशन करने के पॉइंट ऑफ व्यू से लिया जाता है ये। अब देखो अब जो बता रहा हूँ सुनो, सल्फर, मान लो कि मैंने क्लोरीन क्लोरीन के बीच में बॉन्ड बनाया, तो बताओ यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंस क्या होगा, 0। आप यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट बोल देंगे 0, मतलब आइडेंटिकल एटम अगर बॉन्ड बनेगा तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या बोलेंगे, 0, क्योंकि वहां पे चार्ज सेपरेशन आने वाला नहीं है। क्लियर हुआ। यस सर। अगर मेरे को कोई बोलेगा कि हाइड्रोजन में बताओ ऑक्सीडेशन स्टेट, तो मैं सीधा बोल दूंगा 0। अगर मेरे वो सल्फर 8 में बताओ ऑक्सीडेशन स्टेट, तो मैं सीधा बोल दूंगा 0, क्योंकि ये तो कोई बॉन्ड ही नहीं बना रहा है किसी दूसरे आइटम के साथ, खुद के साथ बना रहा है। तो खुद के साथ चार्ज सेपरेशन नहीं आता है, क्योंकि खुद के साथ जब बॉन्ड बनेगा तो इलेक्ट्रॉन एकदम सेंटर पे रहेगा, तो फिर कैसे आप हाइपोथेटिकल चार्ज लोगे। इज इट क्लियर। अगर मान लो कोई फ्री एटम है, कोई एटम कंबाइन ही नहीं किया, फ्री स्टेट में है, तो बेटा फ्री स्टेट में तो हम लोग हाइपोथेटिकल चार्ज कंबाइन लेंगे नहीं, तो उसका ऑक्सीडेशन স্যার स्टेट क्या আরেকবার बोल देंगे, রিপিট করবেন? 0 0 बोल देंगे कि नहीं, बताइए आप लोग खुद से। हाँ सर। हम्म। अब देखो, अब जो मैं बता रहा हूँ उसको गौर से सुनिएगा, देखो স্যার ऑक्सीजन हाँ बताइए। স্যার একটু আরেকবার রিপিট করবেন আগের পার্টে, অক্সিডেশন कौन सा স্টেট। कौन सा पार्ट। স্যার এই ক্লোরিনেটটা বললেন ওই জিরো অক্সিডেশন স্টেট ওইটা एक्स সিএল এর। एक्स देखिए 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 देखिए, oxidation state hypothetical charge you are getting after the electronegativity difference between the bonded atom, right? After getting the electronegativity difference between the bonded atom, if two identical atom going to form the bond like the hydrogen molecule Cl2O2,
in this compound, these molecules, identical atoms are going to form the bond. If identical atom going to form the bond, then definitely electron will concentrate between the nuclei at the midpoint of the two atoms, right? अगर बेटा मिड पॉइंट पे इलेक्ट्रॉन वहां पे स्टे करेगा तो वहां पे इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस इधर उधर नहीं होगा, तो फिर वहां पे ऑक्सीडेशन स्टेट आप नहीं लोगे। सर मतलब इसका कोई फिक्स वैल्यू नहीं है। फिक्स वैल्यू नहीं है। देखिए ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है वो बॉन्डिंग पैटर्न पे डिपेंड करेगा। मान लीजिए एक ही एलिमेंट्स है, जैसे मैं बता रहा हूँ, सुनिएगा, आप देखिएगा। एक काम करो, एक काम कीजिए, आप यहाँ पे आइए, इसी से पता चलेगा। देखो यहाँ पे देखो, दोनों में ऑक्सीजन दिख रहा है कि नहीं आपको बताइए, इसमें भी इसमें ऑक्सीजन है कि नहीं। यस सर। अब ये बता दो, दोनों का बॉन्डिंग पैटर्न देखो। यहाँ पे एक ऑक्सीजन कितना हाइड्रोजन से कंबाइन बॉन्डेड है, 2 से। और यहाँ पे एक ऑक्सीजन कितना हाइड्रोजन से बॉन्डेड है, 1 से। और एक तरफ किसके साथ बॉन्ड बना रहा है, खुद ऑक्सीजन के साथ। तो बता दो, ये दोनों ऑक्सीजन का बॉन्डिंग पैटर्न डिफर कर रहा है कि नहीं। हाँ सर। एक ही एलिमेंट का एटम का अगर बॉन्डिंग पैटर्न डिफर करोगे तो ऑक्सीडेशन स्टेट भी डिफर कर जाएगा, क्योंकि चार्ज सेपरेशन डिफर कर जाएगा वहां से। इसीलिए ऑक्सीडेशन स्टेट फिक्स किसी का नहीं होता है, कुछ कुछ एलिमेंट का फिक्स होता है, लेकिन जनरली बॉन्डिंग पैटर्न पे डिपेंड करेगा तो डिफर कर जाएगा। अब बताओ, मैं अगर वाटर का लूंगा तो वाटर में कितना चार्ज सेपरेशन लेंगे, इसमें +1, इसमें +1, तो इसमें -2 आएगा कि नहीं, दोनों साइड से -1 -1। हाँ सर। आप बता दो, इसमें +1 लेंगे तो इसमें -1, इसमें +1 लेंगे तो इसमें -1, लेकिन बीच में जो बॉन्ड है ऑक्सीजन ऑक्सीजन का, उससे तो कोई चार्ज सेपरेशन आने वाला नहीं है आपका, यस सर। क्योंकि वो तो आइडेंटिकल एटम है। तो आइडेंटिकल एटम को हमेशा कट कर दो। अब इधर उधर से देखो, अब बता दो। अब H2O2 में बताइए तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, ऑक्सीजन का -1। अब बेटा पेरोक्साइड बोलते कि नहीं उसको, पेरोक्साइड बोलते हैं, हाईली एक्सप्लोसिव होता है। हाँ सर। तो देखो, अब बताइए, पेरोक्साइड में वाटर में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट वेरी किया कि नहीं, -1 प्लस -2। इसका मतलब क्या होगा, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट फिक्स होने वाला है नहीं, ऑक्साइड में फिक्स होता है, फिर ऑक्साइड में डीपर कर जाता है। क्योंकि एक ही एलिमेंट का बॉन्डिंग पैटर्न चेंज करोगे तो ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो जाएगा। देखो मैं एक और बता रहा हूँ आपको, एक और लास्ट बता रहा हूँ, उसके बाद सर ये आप वाला तो एक छोड़िए। बार रिपीट करेंगे क्या वो? कर देता हूँ, सुनिए। ये फ्लोरीन है। अब बेटा बता दो, फ्लोरीन ना नाइट्रोजन में कौन ज्यादा पावरफुल होगा। क्लोरीन। फ्लोरीन। आप खुद से बताइए, एक एक फ्लोरीन एक एक -1 लेके भागेगा कि नहीं, बताओ आप लोग। एक एक बॉन्ड है तो एक एक -1 लेके जाएगा कि नहीं वो। यस सर। आप बता दो, अब इधर से भी तीनों तरफ से -1 लेके चला गया, ये तो सब पे +1 लेके कितना आ जाएगा, +3 आ जाएगा कि नहीं। आप बताओ, यहाँ पे NF3 में नाइट्रोजन का ऑक्सीजन स्टेट क्या मिला आपको, +3। और यहाँ पे देखो, अमोनिया में आपको कितना मिला था, अमोनिया जब लिए थे तो उसमें कितना मिला था, अमोनिया कर लेंगे, अमोनिया में अगर मैं बनाया होगा कहीं पे तो अमोनिया में कितना मिला था, -3। अब देखो, नाइट्रोजन यहाँ से बॉन्डेड है लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से, इसलिए नाइट्रोजन पे आ गया -3। और यहाँ पे नाइट्रोजन बॉन्डेड है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव से, इसीलिए नाइट्रोजन पे आ गया +3। इसका मतलब बॉन्डिंग पैटर्न चेंज किया तो ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो गया कि नहीं। यस सर। अब बताओ, ये आइडिया लगा, ऑक्सीडेशन स्टेट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मतलब कहीं भी रेडॉक्स रिएक्शन का बात हम बात करते हैं, इलेक्ट्रॉन का बात करते हैं, तो आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ही आपको इन्फॉर्मेशन देगा सारा। इसीलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में एक्सपर्ट बन जाओगे पीरियोडिक टेबल में। अभी मैं आपको काम चलाने के लिए आपको थोड़ा बता दिया। कुछ आइडिया लगा कैसे ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड किया जाता है, साइन किया जाता है। हाँ सर। हम्म, तो चलिए, आप जो बता रहे हैं देखो, यहाँ पे लिख लो, एलिमेंट्स इन कंबाइंड स्टेट। मतलब फ्री स्टेट में तो ऑक्सीडेशन रेट क्या लेंगे, 0। और यहाँ पे लेंगे ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट। देखो अब, देखो मैं बता रहा हूँ आपको, कहीं भी आपको अगर लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये सब कहीं भी कंबाइंड फॉर्म में लिखेगा तो आप हमेशा ऑक्सीडेशन स्टेट क्या लेंगे आप, +1। अगर कहीं भी आपको मैग्नीशियम मिलेगा, कहीं भी आपको कैल्शियम मिलेगा, स्ट्रोंटियम मिलेगा, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या लेंगे आप हमेशा, +2। एल्युमिनियम कहीं भी मिलेगा तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या लेंगे, +3।
क्लोरीन कहीं भी मिलेगा, ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा लेंगे -1, इसके अलावा कुछ मत लेना आप बेटा। और सुनो, हाइड्रोजन जाएंगे तो हाइड्रोजन का लेते हैं हम लोग +1, लेकिन मेटल के साथ जब बॉन्ड बनाता है तो हाइड्रोजन का लेते हैं -1। मेटल के साथ बनाएंगे तो हाइड्रोजन का क्या लेंगे आप? -1। देखो, ऑक्सीजन के साथ जाओगे तो ऑक्सीजन के साथ लेते कंबाइंड फॉर्म में -2, लेकिन एक्सेप्ट पेरोक्साइड जाएंगे तो पेरोक्साइड में इसका होता है O2 माइनस होता है, तो बेटा बताओ कितना आ जाएगा? -1 आ जाएगा कि नहीं? सर हाइड्रोजन कंफ्यूजन? मेटल्स मेटल्स से अगर कंबाइन किया तो -1। हाँ, तो ना हाइड्रोजन में बता रहे हैं, एक्सेप्शन वो लिख दूंगा आपको, एक्सेप्शन से लिख दूंगा वो सब। अब जब रेडॉक्स रिएक्शन पढ़ाएंगे वहां पे बताएंगे, अभी आपका काम चला रहे ताकि आपका प्रॉब्लम जो आपका दिया यहाँ पे जेई का पैकेज में, उसी के रिस्पेक्ट में बता रहा हूँ, वहां पे बताऊंगा वो सब, अभी मत लिखिए वो सब। वो सब बताएंगे आपको वहां पे रेडॉक्स में, अभी नहीं। ठीक, तभी पेरोक्साइड का जाएंगे तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या लेंगे ऑक्सीजन का? देखो, पेरोक्साइड हो तो O2 माइनस, तो बेटा दो ऑक्सीजन पे अगर -2 होगा तो एक ऑक्सीजन पे क्या होगा? -1 होगा कि नहीं? हाँ -1 लेंगे। सुपर ऑक्साइड होता है, ओजोनाइड होता है, सब बताऊंगा मैं जी उसमें, रेडॉक्स में, अभी नहीं। अभी सिंपल याद रखो। कुछ आइडिया लगा यहाँ पे? अब देखो, सर पेरोक्साइड का O2 - 2 मतलब सिर्फ O का -1 चार्ज आ गया तो। नहीं नहीं, ऑक्सीजन पे जब जाएंगे तो O2 माइनस है बेटा, तो दो एटम पे कितना चार्ज है? -2। एक हाँ, पे कितना आएगा? -1। मान, हाँ, इसीलिए -1 लिखे वहां पे। हाँ ओके। इसको पेरोक्साइड बोला जाता है। आप खुद से बताओ, वैलेंसी कितना है? 2। तो आप बताइए, NO2 O2 लेंगे तो पेरोक्साइड होगा कि नहीं? है O2 माइनस इधर करेंगे तो। यस सर। सोडियम ऑक्साइड लेंगे तो ये आएगा, तो बताओ तो इसमें क्या है? ये -2 में है, ये इसमें क्या है? -1 में। ये +1 लेंगे, ये +1 लेंगे। यस सर। अब देखो, कुछ आइडिया लगा यहाँ पे, कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन दिया। अब ये बता दो आपको, अगर मैं बोलूंगा कि HClO4 में आप क्लोरीन का फाइंड करो तो ओवरऑल क्या चार्ज है इस पे? 0 है कि नहीं बताइए आपको ओवरऑल? इस टोटल पे रिफ्लेक्शन बताइए, इस टोटल पे बेटा कितना चार्ज है? 0 है कि नहीं? सर। तब बताओ, हाइड्रोजन का कंबाइन स्टेट में कितना चार्ज लो? एक हाइड्रोजन पे +1 लेंगे। क्लोरीन का फाइंड करना है तो X लेंगे। अब 4 ऑक्सीजन का कितना बोलेंगे? -2 = 0 होना चाहिए कि नहीं? हाँ सर। देखो, क्लोरीन का फाइंड करना तो उसका X ले लिए। हाइड्रोजन को मेरे को पता है कंबाइन फॉर्म में +1 होगा। ऑक्सीजन का कंबाइन फॉर्म में जनरली क्या लेंगे? -2 लेंगे। पेरोक्साइड हटा गया, तो पेरोक्साइड को आइडेंटिफाई करना आपके लिए अभी टफ है थोड़ा। H2O2 सब देखना तो पेरोक्साइड समझ जाना, H2O2 पेरोक्साइड है। आगे का पार्ट में पढ़ाऊंगा आपको रेडॉक्स में, अभी सिर्फ याद रखो। HClO4 लिए। अब क्लोरीन का मेरे को ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करना था, मैंने क्या किया? हाइड्रोजन का +1 ले लिया, एक एक ऑक्सीजन का -2 ले लिया, क्लोरीन का मैंने फाइंड कर लिया। तो बताओ क्लोरीन कितना आ रहा है? +7 आ रहा है कि नहीं? चेक करो आप लोग। हाँ सर 7। ओके। अब ये बताइएगा, अगर मेरे को HNO3 लेंगे, अब बताइए नाइट्रोजन का फाइंड करना, तो बता के बताओ तो नाइट्रोजन का कितना आएगा? आप लोग बताइए तो फटाफट थोड़ा। +5। +5। पहले ही बताइए, +5 आ रहा है कि नहीं बेटा? बताइए। हाँ सर। सॉरी, बताइए बेटा, आर यू गेटिंग द +5 इन दिस कंडीशन? ओके, here you have to write the +1 for the hydrogen. For the nitrogen you have to assume +X, because you don't know what should be the X ले लेंगे। But 3 oxygen -2, that overall charge should be 0, the X should be +5, right? अब ये बता देना आप लोग, अगर मेरे को NO2 माइनस में करना है तो इसमें नाइट्रोजन का फाइंड करना है, तो बेटा नाइट्रोजन के क्या लेंगे? X लेंगे। दो ऑक्सीजन के क्या लेंगे? -2। ओवरऑल चार्ज -1 है, वो जो निगेटिव चार्ज देख रहे हो ना, सब पे टोटल पे चार्ज -1 है। वो यही बात समझ में?
ये जो बेटा नाइट्राइट में ये जो देख रहे हो -1, ये टोटल पे चार्ज -1 है। आप इक्वल टू -1 कर देंगे कि नहीं टोटल चार्ज को? yes sir. बताइए तो एक्स कितना आ रहा है? +3 आ रहा है कि नहीं? यहाँ पे फास्फोरस का बता दोगे बेटा क्या होगा फास्फोरस का? +5 +5, गुड। क्योंकि इसका एक्स ले लेंगे, इसका 4 - 2 ले लेंगे इक्वल टू -3, एक्स इक्वल टू क्या होगा? +5। गुड, सही है। अब ये बता दो, अब जो मैं बताने जा रहा हूँ KMnO4 में मैग्नीज का बताइए आप। +7 गुड, +7। पोटेशियम +6 कितना लेंगे बोले? पोटेशियम का कितना बोला था लेने के लिए +1 कंबाइंड स्टेट में? मैग्नीज का बेटा एक्स ले लेंगे, ऑक्सीजन का बेटा क्या लेंगे? -2, एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा? +7। मतलब आप लिख सकते हो, यहाँ पे देखो मैं कैसे लिखूंगा, यहाँ पे देखना आप लोग। KMnO4, मतलब ये सब थोड़ा लिखना अब समझो। अब देखो कैसे लिखूंगा। मैंने पोटेशियम का +1 लिया, ऑक्सीजन का -2 लिया, तो इसका कितना है? +7। अब आई बात समझ में? सुपरस्क्रिप्ट में मैंने कैसे लिखा? पोटेशियम का +1 लिया, ऑक्सीजन का -2 लिया, तो मैंने फाइंड कर लिया इसका +7। अब देखो ये फाइंड करो तो आप इसमें K2Cr2O7 में क्रोमियम को फाइंड करो। +6 दो पोटेशियम के कितना लेंगे? +1 करके +2, इसका 2x कर देंगे, इसका 7 - 2 कर देंगे इक्वल टू 0 लिखेंगे। ये कुछ चार्ज लिखेंगे 0, क्योंकि ओवरऑल तो कोई चार्ज नहीं है उस पे। ऑल आर यू गेटिंग +6 इन दिस कंडीशन? yes sir मतलब आप बोल सकते हो यहाँ पे कि पोटेशियम क्रोम डाइक्रोमेट है ये। अगर आपने यहाँ पे पोटेशियम का +1 लिखा, इसका -2 लिखा, तो इसका क्या है? +6। गुड। अब ये बताइए तो FeC2O4 में बताइएगा तो कार्बन का क्या होगा? सर एफी क्या लेंगे? वही वही बताने जा रहे हैं। आयरन जो होता है, आयरन जो हो जाता है दो स्टेट में आता है, एक होता है फेरस, एक होता है फेरिक। फेरस, ये होता है फेरिक, इसको बोलते हैं हम लोग फेरस, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? फेरिक। हाँ बताओ, फेरस का कितना कोवलेंसी होता है? 2। बैलेंसी, अब बैलेंसी ऑफ फेरिक कितना होता है? 3। और ये होता है देखो, ये C2O4 2- को बोलते हैं हम लोग ऑक्जेलेट, ऑक्जेलिक एसिड आता है। और इसको बोलते हैं हम लोग सल्फेट, आपने पढ़ा होगा ये सब 9th में थोड़ा। आप बताओ तो, फेरस ऑक्जेलेट अगर लेंगे तो FeC2O4 होगा कि नहीं? अब फेरिक ऑक्जेलेट अगर लेंगे तो क्या हो जाएगा? Fe2C2O4 थ्राइस होगा कि नहीं बेटा? बताओ फॉर्मूला जो लिखे थे 9th में, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। फेरस हाँ sir सल्फेट लिखेंगे तो FeSO4, अब फेरिक सल्फेट लिखेंगे तो Fe2SO4 थ्राइस होगा कि नहीं? अब बता दो, फेरस फेरिक का पकड़ लोगे? फेरस है कि फेरिक है? तो हम बताइए, फेरस फेरिक पकड़ लेंगे या नहीं पकड़ पाएंगे? Sir, can you explain this once more? ओके, अब देखिए, दिस इज द कार्बन, सॉरी आयरन। Yes, sir. Whenever iron participate in the redox reaction, then exist in the two different oxidation state, that is the +2 state and +3 state. These are the normal oxidation state of the iron, right? Yes, sir. Now, if the iron exists in the +2 state, then it is called ferrous salt. If iron stay in the +3 state, then it is called ferric salt. Yes, sir. In the case of ferrous salt, you have to take the valency of iron 2.
In the case of ferric salt, you have to take the valency of the iron 3. Now these are the anions. We know all these anions have the valency 2. If you are going to form the ferrous oxalate, then it should be FeC2O4 because it has also valency 2. It has also valency 2. The simply you have to write the FeC2O4. Here the valency 3. Here the valency 2. So you have to represent the ferric oxalate like this. Sulfate, ferric sulfate. Then you have to write this because 3 show the valency of iron, or 2 show the valency of sulfate. Is it clear? Yes, sir. Thank you, sir. वेलकम बेटा। अब आइए बेटा, तो ये आर्यन बताइए, समझ में आई ये कैसे होता है फेरस फेरिक? हाँ सर। अब आइए, आप खुद से सोचो, फेरस क्लोराइड अगर देगा तो ये लिखेंगे, और फेरिक क्लोराइड देगा तो क्या लिखेंगे? FeCl3 है, क्या लिखेंगे आप बताइए? चलो, अब मेरे को बता दो कि अगर मेरे पास कैल्शियम ऑक्सलेट होगा तो इसमें कार्बन का क्या होगा बैलेंसी? ये है ऑक्सीडेशन स्टेट। बता कैल्शियम कितना, बता कैल्शियम कितना लेंगे बेटा? +2। एंड कार्बन लेंगे 2x। अब 4 इंटू -2, x इक्वल टू कितना है? +3 आएगा कि नहीं? हाँ सर। अच्छा, अगर मेरे को बोल देगा, अगर मान लो कि आप रेडॉक्स का टाइटेशन जब पढ़ोगे, अभी मैं बताने जा रहा हूँ, अभी क्वेश्चन आया कहाँ? अभी देखो ना, इसका तो प्लेटफॉर्म बन रहा है अभी। अभी आए कहाँ? अभी बहुत दूर है वो क्वेश्चन लाना मेरे लिए। देखो, ये C2O4 इसको बोलते हैं ऑक्जेलेट। ऑक्जेलेट में ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन कितना लेंगे? -2 लेंगे, तो इसका +3 आएगा कि नहीं कार्बन का? ये बताइए। यस सर। एक और बता दो, अगर मेरे पास FeSO3 होगा तो इसमें सल्फर का कितना होगा बता दोगे? यहाँ फेरस है, फेरिक है? सर फेरस। फेरस है, मतलब इसको तोड़ेंगे तो ये टूटेगा आपका Fe2+ में, और ये जाएगा आपका SO3 2-, इसको बोलते हैं हम लोग सल्फाइड। एक होता है सल्फाइड, एक होता है सल्फाइट, एक होता है सल्फेट। तो ये सल्फाइट है। अब बताओ तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर +4 आ रहा है कि नहीं? हाँ सर। हाँ सर। तो देखिए यहाँ पे +2 है, इस पे चार्ज, इस पे प्लस, इस पे -2 लेंगे तो इस पे +4 आएगा। तब कुछ आइडिया लगा ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे फाइंड करते हैं हम लोग? हाँ सर। बेसिक। अब मेरे को ये बता दो, CO2 में कार्बन का क्या होगा ऑक्सीडेशन स्टेट? +4। गुड, +4। ये -2 होगा तो ये कितना होगा? +4 लेंगे कि नहीं? चलो, आई होप जो यहाँ तक कुछ इन्फॉर्मेशन आपको पता चला होगा कैसे ऑक्सीजन स्टेट फाइंड करते हैं, ताकि रेडॉक्स टाइट्रेशन थोड़ा बेसिक आइडिया दे रहा हूँ मैं आपको भी। समझ में आ गया? अब देखो क्या होता है। आई अगर -1 है तो इसका ऑक्सीजन स्टेट क्या होगा आयोडीन का? -1। -1। जो चार्ज होता है उसी को बोलेगा -1। अब देखो मैं क्या बता रहा हूँ आपको। अब लिखो थोड़ा, ऑक्सीडेशन इज इक्वल टू डी इलेक्ट्रोनेशन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या बोलेंगे आप? ऑक्सीडेशन या रिडक्शन? ऑक्सीडेशन। गेन ऑफ ऑक्सीजन को क्या बोलेंगे आप? रिडक्शन। नहीं, ऑक्सीडेशन, गेन गेन ऑफ ऑफ। ऑक्सीजन, हाँ हाँ, ऑक्सीडेशन। अब आई बात समझ में? लॉस ऑफ हाइड्रोजन को क्या बोलिएगा? लॉस ऑफ हाइड्रोजन को क्या बोलिएगा? ऑक्सीडेशन। ये जो टॉपिक मैंने बताया आपको, ये पार्ट आपने पढ़ा होगा 9th 10th में।
लेकिन अभी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये होगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या बोल रही है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन। अब बेटा ऑक्सीडेशन। बता दो, कोई भी स्पेसीज अपना अगर इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा? अगर कोई स्पेसीज अपना इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो रिफ्लेक्शन बताइए कि अपना इलेक्ट्रॉन अगर लॉस किया वो तो उस पर पॉजिटिव चार्ज की वैल्यू बढ़ेगा। हाँ सर। तो इसका मतलब होगा कि इलेक्ट्रॉन लॉस होने से ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होता है, याद रखेंगे। हाँ सर। तो लिख लो, दैट इज ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट गेट्स इंक्रीज्ड। ये सबसे बड़ा वेपन होता है ऑक्सीडेशन स्टेट को पकड़ने का, ये पार्ट जो लिखा मैंने बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तब बता, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको दिखेगा नहीं, लेकिन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे, थ्रू द चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। तो ऑक्सीडेशन नंबर अगर इंक्रीज हो गया तो इलेक्ट्रॉन लॉस हो गया, गेन होगा उस प्रोसेस का, बताइए। लॉस। देखो एक एग्जांपल लेता हूं मैं, खुद से बता दो, MnO4 माइनस अगर जाएगा वो MnO4 2 माइनस में, तो आप खुद से बताइए +7 से या +6 में जा रहे हो कि नहीं, चेक करो। हाँ सर। ओके, आप खुद से सोचो कि इसमें +7 से +2 जा रहा है, +7 से जो मैंने लिया है यहाँ पे, तो +7 से अगर +6 जाएंगे तो आप इलेक्ट्रॉन गेन करके जाएंगे, इलेक्ट्रॉन लॉस करके जाएंगे, इलेक्ट्रॉन गेन करके जाएंगे, मतलब ये ऑक्सीडेशन नहीं है। आई बात समझ में? रिडक्शन। रिडक्शन है, तो इसको यहाँ से इरेज हटाता हूँ। आप जो लाते हैं उस पर पकड़िएगा, आप लोग क्या देखिएगा, अब जो बता रहा हूँ मैं, अगर यहाँ पे Cl माइनस है और Cl माइनस अगर Cl2 में जाएगा, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर पाए। अब बताइए मेरे को, क्लोरीन यहाँ पे कौन सा स्टेट में, -1 है कि नहीं? हाँ सर। और यहाँ पे क्लोरीन कौन से स्टेट में, 0 में है कि नहीं? 0। अब बताओ बेटा, -1 से 0 की तरफ जाओगे, ऊपर जाओगे तो इलेक्ट्रॉन लॉस या गेन, लॉस। देखो दिख रहा है आपको, मतलब आप बोलोगे यहाँ पे -1 तो यहाँ पे क्या आ गया, 0। अगर -1 से 0 जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन लॉस, अगर मान लो 0 से +4 जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन लॉस, +4 से +7 जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। अब ये बताइएगा, H2 माइनस अगर सल्फर में जाएगा तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन लॉस या गेन, बताइए अब। लॉस। लॉस। Zn जब Zn2+ में जाएगा तो देखो इलेक्ट्रॉन लॉस करेगी, गेन कर रहा है, लॉस कर रहा है, 0 से +2 में जा रहा है ये। तो कुछ आइडिया लगा ऑक्सीडेशन क्या होता है? तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन। अब लिखो इलेक्ट्रोनेशन। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या बोलेंगे, बताइए, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर या इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर? डिक्रीज। तो बेटा एडिशन ऑफ हाइड्रोजन क्या बोलते हैं हम लोग? रिडक्शन। लॉस ऑफ ऑक्सीजन क्या बोलते हैं आप? रिडक्शन। आपको कौन सा पॉइंट पे वर्क करना है अभी इस पे? अब बेटा वो सब भूल जाओ, वो सब पे कोई कब नहीं पकड़ पाओगे, इसी पे पकड़ना पड़ेगा आपको। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, आप खुद से बेटा बता दो, कोई रिएक्शन होगा तो अगर कोई स्पेसिफिक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो कोई इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तभी तो ओवरऑल चार्ज 0 हो जाएगा। अगर कोई भी स्पेसीज इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो वहां पे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर भी होना चाहिए, तो इलेक्ट्रॉन डोनर भी होना चाहिए। तो रिएक्शन में एक इलेक्ट्रॉन डोनर होता है तो एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है, तो उसको क्या बोलते हैं मैं बता दे रहा हूँ आपको, देखिएगा। बेटा खुद से बताइए, कॉपर 2+ में अगर 2 इलेक्ट्रॉन देंगे, ये कॉपर में चला जाएगा तो ये रिडक्शन है कि ऑक्सीडेशन? रिडक्शन। 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 प्लस टू से कहाँ जा रहा है अब, 0। तो खुद से बताइए बेटा, +2 से अब 0 की तरफ जाओगे, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन लेके जा रहे हो आप। और 0 से अगर माइनस की तरफ जाएंगे तभी भी इलेक्ट्रॉन लेके जा रहे हो, लेस नेगेटिव से मोर नेगेटिव की तरफ जाएंगे तभी भी इलेक्ट्रॉन लेके जा रहे हो, लेकिन नेगेटिव से 0 की तरफ आएंगे तो इलेक्ट्रॉन छोड़ोगे आप।
जीरो से पॉजिटिव की तरफ जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन छोड़ हो गया, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज इंक्रीज से पकड़ लो आप। देखो यहाँ पे अगर मैंने यहाँ पे 2 आयोडाइड लिया, ऐसे करो देखो, अगर मैंने यहाँ पे Cl2 लिया प्लस 2 इलेक्ट्रॉन दैट गिव द 2Cl माइनस, बेटा रिडक्शन या ऑक्सीडेशन? रिडक्शन। MnO4 माइनस अगर चला जाएगा ये MnO2 में, बताइए तो रिडक्शन या ऑक्सीडेशन है ये? +7 से जा रहा है ये +4 में, इसका -2 लेंगे, इसका -2 लेंगे, क्या शो कर रहा है? रिडक्शन। आप खुद से देखो ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है, +7 से +4, तो ये क्या शो कर रहा है, डिक्रीज या इंक्रीज? डिक्रीज। डिक्रीज। अब एक टर्म होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, ये सब बेसिक टर्म्स है जो रेडॉक्स टाइट्रेशन में पढ़ते हैं हम लोग। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसी को बोलते हैं ऑक्सीडेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब होता है ये दूसरा को ऑक्सीडाइज करेगा, दूसरा स्पीशीज को ऑक्सीडाइज करेगा। बेटा किसी को ऑक्सीडाइज कैसे करोगे, उसको इलेक्ट्रॉन लोगे या इलेक्ट्रॉन दोगे, उसको इलेक्ट्रॉन ले लोगे आप उससे। बट इट सेल्फ गेट रिड्यूस या गेट ऑक्सीडाइज? रिड्यूस। दैट इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्यों होगा सुनो, आप किसी को रिड्यूस, किसी को ऑक्सीडाइज करोगे तो आप उससे इलेक्ट्रॉन दोगे या इलेक्ट्रॉन लोगे उससे? आप इलेक्ट्रॉन लेंगे उससे। क्यों? क्योंकि वो ऑक्सीडाइज हो रहा है। आप बोल दो आप उसको +1, आप बोल दो उसको 0 से +2 में चले जाओ, इलेक्ट्रॉन वो डोनेट करेगा तो आप इलेक्ट्रॉन लोगे। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर या डोनर? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होगा तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, डिक्रीज या इंक्रीज होगा? डिक्रीज। अगर कहीं भी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर मिलेगा तो ऑक्सीडेशन नंबर उसका डिक्रीज होगा। अगर बेटा किसी का ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। OA का मतलब होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। अरे ये पढ़ाने के लिए बहुत सारा टॉपिक लाना पड़ता है, अब बहुत सारा क्वेश्चन दे दिया इसलिए थोड़ा बेसिक इन्फॉर्मेशन देने दीजिए। तो बेटा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसको बोलोगे, जो दूसरा को ऑक्सीडाइज करेगा, तो इटसेल्फ गेट reduced. It means oxidizing agent इलेक्ट्रॉन डोनर या इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होगा तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा आपका, डिक्रीज होगा। एक होता है बेटा रिड्यूसिंग एजेंट्स, रिड्यूसिंग एजेंट क्या करेगा, दूसरा को रिड्यूस करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा? आइडिया तो लगा ना, जल्दी जल्दी बोलिए, थोड़ा खत्म कीजिए इसको। रिड्यूसिंग एजेंट है तो रिड्यूस करेगा, बट इट सेल्फ गेट ऑक्सीडाइज या रिड्यूस? ऑक्सीडाइज। ऑक्सीडाइज। गेट ऑक्सीडाइज्ड। अब बेटा बताओ ऑक्सीडाइज होगा तो इलेक्ट्रॉन डोनर या एक्सेप्टर? डोनर। डोनर। तो रिड्यूसिंग एजेंट इलेक्ट्रॉन डोनर होता है, और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो बेटा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से पकड़ लोगे आप ये, मतलब कहीं भी आपको रिड्यूसिंग एजेंट बोलेगा, रिड्यूसिंग एजेंट्स मैं आपको बोल दूंगा RA के टर्म में, रिड्यूसिंग एजेंट आप याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन डोनर और ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा वहां पे, इंक्रीज या डिक्रीज होगा? इंक्रीज होगा। अगर ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होगा तो आप समझना कि रिड्यूसिंग एजेंट है वो, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होगा तो समझ लो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। यही मेन पॉइंट होता है पकड़ने का रेडॉक्स में, अगर ये पकड़ लोगे तो क्वेश्चन बहुत बन जाएगा इजीली आपसे, ये पॉइंट। अब कुछ एग्जाम्पल के थ्रू दिखाओ आपको, देखो
एक सिंपल एग्जांपल लेता हूँ। जिंक का ये Cu2 प्लस है, ये Zn2 प्लस है, Cu। इस रिएक्शन में बताइए इलेक्ट्रॉन डोनेट कौन कर रहा है, जिंक कर रहा है कि नहीं, Zn से Zn2 प्लस में। यस सर। देखो यहाँ पे इसको ऑक्सीडेशन बोलेंगे कि नहीं बेटा, बताइए तो। हाँ सर। अरे इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, इसको क्या बोलेंगे। अब बोलिए तो ये कहाँ से जा रहा है बेटा, बता दो। +2 से 0 जा रहा है तो क्या बोलेंगे इसको, रिडक्शन। रिडक्शन। There are two parts. Now, which one electron donating in this process, zinc or copper 2 plus? जिंक। Copper. तो जिंक हो गया रिड्यूसिंग एजेंट और कॉपर हो गया आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। फिर से सुनो, इस प्रोसेस में कॉपर को +2 से 0 कौन ला रहा है, जिंक ला रहा है ना। तो बेटा कॉपर +2 से अगर 0 आएगा इसका मतलब उसको रिड्यूस किए, तो जिंक क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट। अब कॉपर के रिस्पेक्ट में देखो, कॉपर ने क्या किया, +2 को, कॉपर +2 ने जिंक को ऑक्सीडाइज कर दिया, तो Cu2 प्लस होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जिंक ने कॉपर 2 प्लस को रिड्यूस कर दिया, जिंक हो गया रिड्यूसिंग एजेंट। जिंक यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, जिंक का ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो रहा है, दैट इज द रिड्यूसिंग एजेंट। कॉपर यहाँ पे गेट रिड्यूस्ड, मतलब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है ये, दैट इज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कुछ आइडिया लगे कैसे फाइंड करेंगे। यस सर। और देखो यहाँ पे जो मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पे एक चीज देखना, 2KBr मैंने लिखा, Cl2 लिखा, that give the 2KCl plus Br2। बताओ बेटा, पोटेशियम +1 लेंगे तो ब्रोमीन -1 आएगा कि नहीं। यहाँ पे क्लोरीन 0 है, ये +1 लेंगे -1 लेंगे ये 0 होगा। बताइए तो ब्रोमीन कहाँ से कहाँ जा रहा है बेटा। सर ब्रोमीन ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन हो गया वो, ये तो क्या हो इस रहा है बताइए, रिडक्शन। तो बताइए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है यहाँ पे, क्लोरीन। रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा यहाँ पे, KBr। अब तो कुछ और गौर से देखो, इलेक्ट्रॉन डोनेट कौन कर रहा है, ब्रोमाइड। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कौन कर रहा है, क्लोरीन। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ऑक्सीडाइजिंग, इलेक्ट्रॉन डोनर रिड्यूसिंग। फिर देखो, अगर मैं एक प्रोसेस लूंगा, आपका ये देखना है यहाँ पे Na2 हाफ O2 दैट गिव द Na2O। इस प्रोसेस में बताओ तो सोडियम कहाँ से कहाँ जा रहा है आपका, सर 0 से 1 +1। +1 0 से कहाँ जा रही है, +1। ऑक्सीजन 0 से कहाँ जा रहा है बताइए, -2। आप खुद से बताइए सोडियम क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है कि नहीं, यस सर। हाँ सर। और ऑक्सीजन क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है कि नहीं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा, ऑक्सीजन। रिड्यूसिंग एजेंट कौन होता है आपका, सोडियम। आपका एटमॉस्फेयर जो, उसमें ऑक्सीजन है, तो आपका एटमॉस्फेयर क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एटमॉस्फेयर है। ऑक्सीजन के सबको क्या करता है, ऑक्सीडाइज करता है। कुछ आइडिया लगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिड्यूसिंग एजेंट का। और भी मैं पढ़ाऊंगा इसका, 4 टाइम 5 टाइम ज्यादा पढ़ाऊंगा मैं आपको रिडॉक्स में। अभी थोड़ा क्वेश्चन बनाने पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, वहां तो बहुत सारा एक्सेप्शन पैदा पड़ता है, बहुत सारा बताऊंगा वो। समझ में आई बात, कैसे करेंगे ये सब, रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, ये आपका रिडक्शन कहाँ होगा, ऑक्सीडेशन कहाँ से कहाँ हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर के थ्रू बताओ। एक एक रिएक्शन तो बता दोगे, उस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन रिडॉक्स है या नहीं। देखो AgNO3 को जब सोडियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो बनता है यहाँ पे AgCl, और बनता है सोडियम नाइट्रेट। ये चेक करो तो रेडॉक्स है कि नहीं। AgNO3 में सिल्वर कौन सा स्टेट में, +1 है कि नहीं बेटा, -2 लोगे तो ये सर ये +5 तो आएगा। नहीं।
सर +1 रिडॉक्स नहीं है, कुछ नहीं हो रहा है। +1 लेंगे, -2 लेंगे, +5 लेंगे, कहीं पे ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है बताइए? नो, रेडॉक्स नहीं है। आपने किसके बेसिस पे कंपेयर किया? ऑक्सीडेशन स्टेट पे? नॉट रेडॉक्स। ऑक्सीडेशन नंबर चेंज ही नहीं हो रहा तो रेडॉक्स कहाँ से बोलेंगे आप? एक क्वेश्चन जो कर रहा हूँ वो करो आप लोग, देखिए मैं क्या बता रहा हूँ। MnO2 hydrogen chloride that give the MnCl2 Cl2 plus 2H2O, बताइए रेडॉक्स है कि नहीं? Yes, sir. क्लोरिक हाँ सर। मेटल का क्लोराइड होगा तो क्लोराइड कितना लेंगे? -1। मैग्नीज कितना आ जाएगा? +2। ये 0, इसका +1 लेंगे तो -2। अब बताइए तो मैग्नीज +4 से कहाँ जा रहा है? +2, रिडक्शन। क्लोरीन -1 से कहाँ जा रहा है? 0, फिर क्या होगा? ऑक्सीडेशन। इसमें बताइए तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है बेटा यहाँ पे? MnO2। रेड्यूसिंग एजेंट कौन होगा यहाँ पे? Cl minus. Cl माइनस मत HCl बोलिएगा, HCl बोलिएगा, पूरा मॉलिक्यूल को लेके बोला जाता है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा आपका? MnO2। और रेड्यूसिंग एजेंट क्या होगा इसमें? HCl। तो बेटा ये बता दो, मैंने एक बेसिक इन्फॉर्मेशन दिया कि आपका रेडॉक्स क्या होता है, तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन जहाँ होता है वहाँ पे रेडॉक्स होता है। हाउ टू आइडेंटिफाई द रेडॉक्स? थ्रू द चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, increase in oxidation number. Gain of electron, decrease in oxidation number. Means all the things you have to compare with the change in oxidation number, because the change in oxidation number will give the information about the electron involved in the reaction. तो कुछ आइडिया लगा यहाँ पे रेडॉक्स का जितना मैंने बताया अभी तक? बताइए, किन्हीं को अब यहाँ कंफ्यूजन होगा तो बोलिए। आप थोड़ा टर्न लेंगे, दूसरा तरफ आप टर्न करके जाएंगे। मैंने बेसिक इन्फॉर्मेशन दिया आपको, बहुत बेसिक्स इन्फॉर्मेशन दी, इसे डिटेल में बताऊंगा आपको रेडॉक्स में, अभी नहीं। एक क्वेश्चन में तो एक रिएक्शन लिखो, उसमें ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट पकड़ लोगे आप लोग। एक क्वेश्चन एक रिएक्शन में और लिख रहा हूँ, उसमें ट्राई करना है पकड़ने का थोड़ा। मैं ओके कर दूंगा फिर मैं चलूंगा आगे। KMnO4 है, H2S है, H2SO4 लिया मैंने। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ MnSO4, रिएक्शन बैलेंस नहीं है, ये सल्फर प्लस K2SO4 प्लस H2O। बहुत फास्ट जज करना पड़ता है ये सब, और ये एडवांस का बहुत फेवरेट टॉपिक होता है रेडॉक्स का। हर ईयर क्वेश्चन पूछता है, इस बार भी क्वेश्चन पूछा हुआ था। हर बार क्वेश्चन पूछता है टाइट्रेशन से, इसलिए टाइट्रेशन 2 बार पढ़ाते हैं जानबूझ के जेई के बच्चे को। 2 बार मैं पढ़ाता हूँ, एक बार यहाँ पे थोड़ा ब्रीफली पढ़ाऊंगा, यहाँ पे थोड़ा इन्फॉर्मेशन दूंगा, और डिटेल पढ़ाऊंगा आपको रेडॉक्स में। मतलब 2 बार पढ़ोगे तभी एक्सपर्ट बनोगे, एक बार पढ़ने से बेटा नहीं होता है। कोई टीचर कितना भी कर ले नहीं होता है, स्टूडेंट पे नहीं पकड़ में आता है। एज ए टीचर मैं बोल रहा हूँ आपको। Sir, अब देखो KMnO4 oxidizing agent or H2S reducing agent. देखिए, +7 है कि नहीं बेटा यहाँ पे? अब +7 से कहाँ पे आ गए हम लोग? +2 में। अब देखो ना यहाँ पे, देखिए ये मैग्नीज आपका +7 से कहाँ जा रहा है? +2 जा रहा है कि नहीं बेटा? आप ये बता दो, सल्फेट का वैलेंसी कितना लेते हैं? -2 लेते हैं कि नहीं? सल्फेट का वैलेंसी 2 लेते हो कि नहीं आप? तब मैग्नीज का वैलेंसी 2 होगा तभी ना आप MnSO4 लिखोगे। अगर यहाँ पे हाँ सर। मैग्नीज का वैलेंसी 3 होगा, 5 होगा तो ये फॉर्मूला नहीं ना आएगा आपका, तो उसी से पकड़ लो ना। मैग्नीज यहाँ पे +2 में आपका। सल्फर यहाँ पे देखो, हाइड्रोजन अगर +1 लेंगे तो सल्फर -2 होगा कि नहीं? हाइड्रोजन अगर यहाँ पे +1 लेंगे, ऑक्सीजन -2 लेंगे तो सल्फर +6 होगा कि नहीं? यहाँ पे सल्फर कौन सा स्टेट में? 0। यहाँ पे पोटेशियम +1 लेंगे, ऑक्सीजन -2 लेंगे तो सल्फर +6 होगा, चेक कर लो। इसका +1 लेंगे तो -2 लेंगे। ये सब थोड़ा फास्ट करो आप थोड़ा, ये सब प्रैक्टिस कराएंगे आप, और भी प्रैक्टिस कराएंगे इस पे। अब बताइए, यहाँ पे मैग्नीज कहाँ से कहाँ जा रहा है? +7 से कहाँ जा रहा है? +2, तो क्या दिखा रहा है वो?
सर रिडक्शन। रिडक्शन। और ये -2 से कहाँ जा रहा है ये 0। देखो यहाँ पे -2 से कहाँ जा रहा है ये 0। बेटे ये क्या है ऑक्सीडेशन। तो बताओ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा इसमें KMnO4। रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा इसमें H2S। H2SO4 का कोई रोल नहीं है यहाँ पे, मीडियम से प्रोवाइड करता है। H2SO4 देखो +6 में, प्लस सल्फर का बैलेंस इलेक्ट्रॉन बेटा कितना होता है, प्लस सल्फर का बैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है 6। किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट उसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन से ऊपर नहीं जाता है। क्लोरीन का बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है बताओ 7। 7। तो +7 से कभी नहीं आप देखोगे ज्यादा। सल्फर का होता है 6, तो +6 से ज्यादा कभी नहीं जाएगा। फास्फोरस का कितना होता है बैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, तो +5 से कभी नहीं एक्सीड करेगा। आई बात समझ में। हाँ मैंने सर। एलिमेंट क्या बोला मैंने, मैक्सिमम एलिमेंट क्या एक बोला आपको कि कहाँ से कहाँ होता है मैक्सिमम। तो आप याद रखो बैलेंस इलेक्ट्रॉन से ज्यादा कि अरे बेटा बॉन्डिंग के लिए आप जितना इलेक्ट्रॉन दोगे उससे ज्यादा कहाँ से करवा पाएंगे, बॉन्डिंग नहीं बना पाएगा उससे ज्यादा। क्लोरीन अपने चारों तरफ कितना मैक्सिमम बॉन्ड बना सकता है 7 बॉन्ड नहीं बना सकता। 7 से ज्यादा नहीं बनाता है कभी। सल्फर 6 से ज्यादा कभी नहीं बना पाता है। सब बताएंगे केमिकल बॉन्डिंग में क्या रेस्ट्रिक्शन है कैसे होता है सब बताएंगे डिटेल। यहाँ पे आप सिर्फ बता दो KMnO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कि रिड्यूसिंग एजेंट है। Oxidizing. नहीं नहीं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब देखो अब क्या होता है। अब लेगा टॉपिक टर्न। अब थोड़ा अलर्ट मोड में आएगा क्या देखो। कैलकुलेशन ऑफ, इसी को पढ़ने के लिए इतना पढ़ाए थे, कैलकुलेशन ऑफ इक्विवेलेंट रेट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स। नेक्स्ट संडे भी इसी पे क्लास लेंगे, नेक्स्ट संडे भी क्लास होगा फिर एडवांस का। अब बताओ कैलकुलेशन ऑफ इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट पकड़ेंगे तो कैसे पकड़ेंगे सुनो। बेटा सॉल्ट का कैसे लेते, टोटल यूनिट ऑफ पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज से। प्रोपेक्शन बताइए सॉल्ट का कैसे लेते, टोटल यूनिट ऑफ पॉजिटिव चार्ज या टोटल यूनिट ऑफ नेगेटिव चार्ज लेते थे आप सॉल्ट का। हाँ सर। आप याद करो मेटल का एलिमेंट का कैसे लिए थे, बैलेंसी से आपने लिया था इनफैक्टर। फिर आपने रेडिकल जब लिए थे तो फेरस्फेरिक में था तो वो +2 +3 था तो 2 और 3 लेके आपने इनफैक्टर लिया था। आयरन का 2 भी लिया था 3 भी लिया था आपने। आप बता दो किसी एसिड में आपने एन फैक्टर कैसे फाइंड किया था, उसके बेसिसिटी से। या किसी बेस का एन फैक्टर आपने कैसे फाइंड किया था, उसका एसिडिटी से। यस। एसिडिटी एसिडिटी क्या था रिप्लेसेबल OH माइनस। और बेसिसिटी क्या था रिप्लेसेबल H+ आयंस था कि नहीं। ये सब पढ़ो कि नहीं आप इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेटर। हाँ सर। अब आ गया आप रेडॉक्स पे, तो रेडॉक्स में क्या होता है एन फैक्टर सुनिए। एन फैक्टर क्या होता है देखो। किसी का भी इक्विवेलेंट मास या इक्विवेलेंट वेट जब लिखते हैं, इक्विवेलेंट मास जब लिखते हैं हम लोग या इक्विवेलेंट मास वेट जो भी बोलिए आप लोग, तो इक्विवेलेंट मास ही बोलता हूँ मैं। इक्विवेलेंट वेट या इक्वल जो भी बोलो, ये क्या होगा मोलर मास बाई क्या होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट बाय एन फैक्टर। बेटा खुद से बताओ तो बैलेंस फैक्टर एन फैक्टर होता था इक्विवेलेंट मास फाइंड करने के लिए, आप तो पढ़े हो ये सब। किसी भी सब्सटेंस का अगर हम लोग इक्विवेलेंट मास फाइंड करते तो उसका एन फैक्टर से डिवाइड कर देते थे मोलर मास को। यस तो देखना यहाँ पे थोड़ा अलर्ट चलना है यहाँ पे एक्चुअली एन फैक्टर होता क्या है वो मैं बताने जा रहा हूँ। एन फैक्टर क्या होता है, एन फैक्टर होता क्या सुनना। स्टेटमेंट अगर समझ में आ गया ना तो क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। स्टेटमेंट थोड़ा पकड़ने में प्रॉब्लम होती है स्टूडेंट को। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मोल ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट्स। अगर पर मोल चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर 4 होगा तो एन फैक्टर कितना बोलेंगे आप 4। अगर चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर 3 होगा तो एन फैक्टर कितना बोलेंगे 3। दैट इज moles of electrons lost by oxidizing agent या reducing agent or gained
बाय ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पर मोल। 1 मोल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पकड़ना, 1 मोल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कितना इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, दैट शो द ऑक्सीडेशन, ये एन फैक्टर। 1 मोल रिड्यूसिंग एजेंट पकड़ना, 1 मोल रिड्यूसिंग एजेंट कितना इलेक्ट्रॉन गेन लॉस कर रहा है, दैट शो द एन फैक्टर। मतलब चेंज इन ऑक्सीडेशन और पर मोल। अगर एक दिमाग में सेट कर गिरना है, पर मोल हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो अपने आप सारा कैलकुलेशन आ जाता है। तो आप याद रखना, चेंज इन ऑक्सीडेशन और पर मोल। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम कहाँ होता है, मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ, आप प्रैक्टिस करवाऊंगा, अपने आप समझ में आएगा। तो बेटा याद क्या रखना, देखो आपसे कोई भी पूछेगा एन फैक्टर, याद रखना चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट पर मोल। दैट इज सिंपल बोलोगे, मोस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन। लॉस कौन करता है, रिड्यूसिंग एजेंट। गेन कौन करता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पर मोल। एग्जाम्पल के थ्रू समझाया आपको, बताइए। देखो, देखना, बताइए Cl2 अगर 2Cl माइनस में जाएगा, तो बताओ इसके 1 मोल में कितना एटम है। अब बेटा देखो यहाँ पे इसके बिहाइंड कितना नंबर है, 1 मोल है कि नहीं, ये बताओ। Yes, sir. आप जो फाइंड करते हो ऑक्सीडेशन नंबर, वो क्या फाइंड करते हो, चेंज इन ऑक्सीडेशन पर मोल। तो मैंने एक ही मोल रखा कि नहीं क्लोरीन का। हाँ बेटा यहाँ सर। पे दो क्लोरीन का 0 = 0 होगा, यहाँ पे 2 क्लोरीन का -1 लेंगे तो -2 होगा कि नहीं, ये बताओ आप लोग। यस। अब देखो एन फैक्टर कैसे फाइंड करेंगे, एन फैक्टर के मॉड ले लेना। मॉड लेके अब क्या करना, फाइनल माइनस इनिशियल, इनिशियल माइनस फाइनल कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब फाइनल इनिशियल माइनस फाइनल ही ले लेना, कोई दिक्कत नहीं। या फाइनल माइनस इनिशियल लो, या इनिशियल माइनस फाइनल लो, जो लेना आपको, मॉड लो, पॉजिटिव ही आएगा। तो मान लो मैंने फाइनल लिया, इनिशियल लिया 0, मॉड कर देंगे। बेटा बताइए क्या होगा, 2 ही आएगा कि नहीं। Yes, sir. तो बताओ Cl2 का फैक्टर क्या होगा यहाँ पे, 2। तो Cl2 का फैक्टर 2 होगा। यहाँ पे इक्वलेंट मास जो जाएंगे, इक्वलेंट मास जो Cl2 का, वो क्या हो जाएगा, मोलर मास बाय 2 होगा। मतलब ये बोल सकते हो 71/2। कुछ आइडिया लगा, बताइए आप लोग एन फैक्टर कैसे फाइंड करते हैं हम लोग। और सुनो, एक और बताता हूँ, देखने यहाँ पे Cr2 माइनस, ये हमेशा रिड्यूस होके चला जाता है ये Cr3 प्लस में। अब ये डाइक्रोमेट बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, डाइक्रोमेट। अब ये डाइक्रोमेट का एन फैक्टर फाइंड करना है, बेटा बता दोगे कितना होगा एन फैक्टर डाइक्रोमेट का। आप ये बताइए कि एक Yes. मोल डाइक्रोमेट, एक मोल Six. डाइक्रोमेट में, अब बताओ सबसे पहले किसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है, ये पहले फाइंड करो आप। तो ऑक्सीजन अगर -2 लेंगे तो इसका +6 आएगा, +6 से +3 जा रहा है। तो लिटरली देखो किसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है, क्रोमियम का। Sir, treat. नहीं, क्रोमियम का। Uh, अब ये बताइए बेटा कि क्रोमियम कहाँ से कहाँ जा रहा है, ये बताओ तो पहले। sir, +6 से +3. तो +6 से +3 जाएगा तो क्या होगा, रिड्यूस होगा कि ऑक्सीडाइज होगा, रिड्यूस होगा। Reduce. ओके। अब मेरे को एक चीज बताइए, एन फैक्टर किसका फाइंड करना है, डाइक्रोमेट का या Cr3 प्लस का, तो डाइक्रोमेट का। बेटा डाइक्रोमेट के 1 मोल में कितना मोल क्रोमियम देख रहे हो, 1 या 2। 2 more. 2 के रिस्पेक्ट में चेंज देखेंगे कि 1 के रिस्पेक्ट में चेंज देखेंगे, आप ये बताइए। So Sir, one. नहीं, देखो आप एक चीज याद रखिएगा, स्टूडेंट सबसे ज्यादा गलती इसी पॉइंट पे करता है। एन फैक्टर जब कैलकुलेट करने जाता है स्टूडेंट, तो सबसे ज्यादा गलती स्टूडेंट, 90% स्टूडेंट यहाँ पे गलती कर बैठता है। क्या गलती कर बैठता है लोग। अब बेटा ये बता दो मेरे को, फाइंड क्या करना है, इसका फाइंड करना है एन फैक्टर। तो मेरे को इसके 1 मोल में देखना कि इफेक्टिव एटम कितना है, तो 2 मोल है, तो 2 के रिस्पेक्ट में चेंज देखेंगे।
आप एक काम करो ना शुभम, आप बताइए इसका कितना मोल लिया आपने। 1 मोल लेंगे, कितना लेंगे हम लोग? 1 मोल लिए हैं। तो 1 मोल में इसमें 2 क्रोमियम का कितना होगा? +12। अरे बेटा इसके पीछे 1 है, तो 1 मोल में 2 क्रोमियम का कितना होगा? +12 होगा या नहीं? आप बताओ, यहाँ पे अगर 2 क्रोमियम दे के रखो तो यहाँ भी 2 क्रोमियम दे दो आप। तो इधर भी 2 क्रोमियम का कितना होगा? +3 + 6। अब बताओ एन फैक्टर देखो कैसे फाइंड करेंगे। एन फैक्टर फाइंड करेंगे, मॉड ले लेंगे। 6 - 12। बेटा बताइए कितना हो जाएगा? 6। यहाँ पर एन फैक्टर क्या होगा डाइक्रोमेट का? 6 होगा या 12 होगा? 6 या 12 लेंगे एन फैक्टर यहाँ पे 6। अब सुनो फिर से मैं बता रहा हूँ। मैंने डिफिनेशन लिखा था चेंज इन ऑक्सीडेशन पर मोल ऑफ ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट। अब बताओ, आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसको बोलोगे? क्रोमियम को बोलोगे या डाइक्रोमेट को बोलोगे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आप क्रोमियम को बोलोगे या डाइक्रोमेट को बोलोगे, ये बताइए। डाइक्रोमेट। डाइक्रोमेट। डाइक्रो आप बताइए, डाइक्रोमेट का 1 मोल में कितना क्रोमियम देख रहे हैं आप? 2। तो 2 के रिस्पेक्ट में चेंज देखेंगे हमेशा। आई बात समझ में? यस। हमेशा याद रखना बेटा कि एन फैक्टर कैलकुलेट होता है 1 मोल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का, 1 मोल रिड्यूसिंग एजेंट का। और 1 मोल में जिसका चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर अगर इफेक्टिव एटम आपका मोर देन 1 रहेगा तो मोर देन 1 पे वर्क करेंगे। तो मेरे को दिखा यहाँ पे क्रोमियम 2 है पर मोल में, तो इसलिए 2 के रिस्पेक्ट में मैंने चेंज करके देखा। आप यहाँ पे बताएंगे तो समझ में आ जाएगा कि हाँ समझिए आप। C2O4 माइनस ये कन्वर्ट होता है आपका CO2 में। आप बताइए तो ऑक्सीलेट का फैक्टर कितना हो जाएगा? बताइए आपको ऑक्सीलेट का फैक्टर कितना होगा, बताइए। सर 2 होगा। अच्छा ये बता दो, ऑक्सीलेट में आप बताइए, सबसे पहले बताइएगा ऑक्सीजन का कितना लेंगे? -2 तो इसका +3 आ रहा है कि नहीं? देखो सर मैं एन एक चीज फैक्टर 1 आएगा। नहीं नहीं नहीं, एक चीज बता रहा हूँ, उसको याद रखिएगा, उसको याद रखिएगा, देखिएगा। टू गेट एन फैक्टर, याद रखिएगा, टू गेट एन फैक्टर द एटम्स चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। 2 होगा। नहीं नहीं, आपको बता रहा हूँ, पहले ये देखिए। टू गेट एन फैक्टर द एटम विथ चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर मस्ट बी बैलेंस्ड। ये याद रखोगे आप, मस्ट बी बैलेंस्ड। दूसरा आइटम बैलेंस रहेगा या नहीं रहेगा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जिसका एन फैक्टर फाइंड करने जा रहे हैं उसको बैलेंस करना पड़ेगा आपको। तो बैलेंस कैसे करोगे? तो ईट एंड टेल से कर दोनों, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आई बात या फिर से बता दूं? सर एक टू बार गेट एन पता नहीं। फैक्टर, देखिए, टू गेट एन फैक्टर द एटम्स विद द चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर मस्ट बी बैलेंस्ड। अब बेटा देखो यहाँ पे, इसमें किसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है? कार्बन का। कार्बन। तो बेटा यहाँ पे देखो कार्बन कितना है? 2। इधर भी 2 कार्बन आपको रहना चाहिए, तभी आप एन फैक्टर फाइंड कर सकते हैं। इसीलिए मैंने यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। लेकिन फॉर्चुनेटली मेरा ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया, डजेंट मैटर, लेकिन कार्बन मस्ट बी बैलेंस। तो बता दो, कार्बन यहाँ पे बैलेंस है कि नहीं? मस्ट बी बैलेंस। देखो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू 1 मोल ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। तो बेटा बता दो यहाँ पे कितना मोल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिया या रिड्यूसिंग जो भी लिया मैंने, कितना मोल लिया? 1 मोल लिया कि नहीं?
और इसमें ऑक्सीडेशन नंबर किसका चेंज हो रहा है, कार्बन का हो रहा है, तो कार्बन बैलेंस है कि नहीं दोनों साइड, देखो आप लोग। अब बताइए, 2 कार्बन के यहाँ पे क्या होगा, +6, इधर 2 कार्बन का क्या होगा, +8। बट एन फैक्टर देखो कैसे फाइंड करेंगे, मॉड ले लेंगे, 8 - 6 क्या हो जाएगा, 2। 5/2 कैसे होगा, लेकिन इनको कंफ्यूजन है तो पूछ लो बेटा, आगे बहुत सारा प्रैक्टिस में करवाने जा रहा हूँ, अभी बहुत सारा क्वेश्चन दूंगा इस टाइप का, क्योंकि इसी में एक्सपर्ट बनाना है, तभी क्वेश्चन बना पाओगे, नहीं तो नहीं बनता है क्वेश्चन। बहुत साउंड नॉलेज चाहिए इसमें। बताइए, रूपरेखन समझ में आया आपको। हाँ सर। तो अगर कोई भी बोलेगा एन फैक्टर फाइंड करने के लिए कितना मोल आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेंगे, 1। टू गेट द एन फैक्टर ऑफ द रिड्यूसिंग एजेंट यू मस्ट हैव द 1 मोल ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट्स। if the 1 मोल ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट या किसी में इफेक्टिव आइटम अगर एक या दो से एक से ज्यादा रहेगा तो सबको लेके आप चलेंगे, छोड़ेंगे किसी को नहीं। एक और दिखा रहा हूँ आपको, एक और दिखा रहा हूँ, रुको बेटा तो म्यूट कर लो, एक और दिखा रहा हूँ, देखना है यहाँ पे। H2S को अगर हम सल्फर में लेके जाएंगे तो टेम्परेचर कितना होगा, ये बताइए। आर्यन बताइए क्या होगा। सर सल्फर का -2 से 0 हो जाएगा। एन फैक्टर कितना हो जाएगा, एन फैक्टर 2। 2, राइट। अब देखिए यहाँ पे इसका +1 लेंगे तो यहाँ पे -2, तो इसका 0। एन फैक्टर सीधा आप जाइए, कहाँ से कहाँ जा रहे हैं बताइए, 0 से -2 मॉड ले लेंगे तो वैल्यू कितना हो जाएगा आपका। एक और बताओ आप लोग, H2O4, ये बताना तो समझ में आ जाएगा कि हाँ शायद ही लगा। ये MnO4 माइनस अगर जाएगा आपका ये MnO2 में, एन फैक्टर बताइए। बताइए किसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है, मैग्नीज का या मैग्नीज का या ऑक्सीजन का, किसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है यहाँ पे, Mn का। मैग्नीज का। आप खुद से देखो मैग्नीज बैलेंस है कि नहीं है, बताइए आप लोग। मैग्नीज आपका बैलेंस है कि नहीं है, बताइए। हाँ सर। मैग्नीज बैलेंस, लेकिन ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है। तो बेटा जब एन फैक्टर फाइंड करने जाओगे तो जिसका इफेक्टिव एटम होता है ना, जो चेंज होता है, बस उसी को बैलेंस करना और किसी को बैलेंस नहीं करना। मतलब किसको बैलेंस नहीं करेंगे, ऑक्सीजन को बैलेंस नहीं करेंगे, बिकॉज वी आर नॉट गोइंग टू बैलेंस द रिएक्शन, you are going to find the oxidation number chain n factor, so no need to balance the overall reaction, you have to balance only the atoms that participate in the change in oxidation number। जो एटम का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है उसको बैलेंस करना सिर्फ, और किसी को नहीं, क्योंकि वहीं से एन फैक्टर मेरे को फाइंड होता है, और एन फैक्टर हमेशा होता है पर मोल, तो पर मोल में बैलेंस करो और सीधा आंसर आप एंटर लो। तो बताइए तो कितना होगा एन फैक्टर यहाँ पे, 3 होगा कि नहीं। 3। H2O3 माइनस को अगर हम लोग ऑक्सीडाइज करेंगे तो ये जैसे हो जाएगा SO4 माइनस जाता है। अब बता देंगे थायोसल्फेट का इफेक्ट कितना होगा यहाँ पे, बताइए क्या होगा इसका ऑक्सीडेशन नंबर। सर 1। देखो ये कितना आ रहा है, +2, और ये क्या आ रहा है, +2.5 आ रहा है कि नहीं, चेक कीजिए आप लोग पहले। नहीं सर 2 है आई थिंक। नहीं नहीं, ये समझ में आया, पहले ऑक्सीडेशन नंबर जो लिखे सल्फर का दोनों साइड वो सही, अब समझ में आ रहा है वो। हाँ सर। Okay. बेटा ये बता दो कितना सल्फर है यहाँ पे, 4, तो 4 × +2, 4 × 2.5, तो ये आ रहा है आपका +10, ये आ रहा है आपका +8, तो बता दो
चेंज इन ऑक्सीडेशन में कहाँ से कहाँ हो रहा है ये बताओ। पर मोल। तो पर मोल जाएंगे तो आपका क्या हो जाएगा देखना। 10 - 8/2 कर देंगे तो 1 आएगा ना सिर्फ। क्योंकि यहाँ पे कितना मोल दे रखो, 2 मोल या 1 मोल। 2 moles। अब बताइए, आपने जो फाइंड किया यहाँ पे 8 से 10 में गया, आपने जो 2 फाइंड किया वो 2 मोल के लिए फाइंड किए थे, 1 मोल के लिए, 2 मोल के लिए, क्योंकि आप सल्फर कितना आइटम ले लो 4, तो यहाँ पे दिख रहा है कि 2 मोल के लिए था, तो पर मोल कितना हो जाएगा, डिवाइड कर दो 2 से। तो बताओ एन फैक्टर कितना हो गया यहाँ पे, 1। और एक बताओ, देखना यहाँ पे Fe2+ से अगर Fe3+ मिल जाएगा तो एन फैक्टर बता देंगे आप। 1। यस, 1। अगर मान लो आयोडाइड I- अगर जाएगा I2 में तो एन फैक्टर बता दोगे कितना होगा आयोडाइड का। कितना हो जाएगा बताइए। 1। 1। क्योंकि 2 मोल के लिए 2 आएगा ना, तो 1 मोल के लिए कितना आएगा, हाफ आएगा कि नहीं। बताइए, कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन मिला एन फैक्टर कैसे फाइंड करते हैं, कुछ होमवर्क दे दो करके लाओगे आप लोग। यस। होमवर्क देते हैं, खुद तो प्रैक्टिस करके आइएगा तभी आपको क्लैरिटी मिलेगा। देखो मैं अंडरलाइन कर दूंगा किसका किसका फाइंड करना है, कहाँ जा रहा है वो देख के अंडरलाइन करके आप लोग पकड़ लो। जैसे 1 में बता रहा हूँ, Zn2+Zn में जा रहा है, तब बता दोगे जिंक का एन फैक्टर। अंडरलाइन कर दिया, इसका फाइंड करना है। MnO4 माइनस जा रहा है आपका Mn2+ में, एन फैक्टर बता देंगे आप मैंगनीज का, MnO4 माइनस का, पर मैग्नेट का। फेरस सल्फाइड जा रहा है आपका फेरिक में, और सल्फाइड जा रहा है सल्फेट में। इसका एन फैक्टर फाइंड करने कीजिएगा। 4 लिख रहा हूँ। H2O2 को लेके चला गया मैं O2 में, और बैलेंस है या नहीं उससे मतलब नहीं है। ऑक्सीजन -1 से यहाँ पे जा रहा है 0, इसका एन फैक्टर फाइंड करना है। हाइड्रोजन का कुछ चेंज नहीं होता, इसलिए हाइड्रोजन को बैलेंस ही नहीं किया मैंने। फेरस ऑक्जेलेट चला जाता है ये फेरिक में, ऑक्जेलेट चला जाता है CO2 में। आपको इसका एन फैक्टर फाइंड करना है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा है, नीट में तो कितना बार पूछ चुका है, इसलिए 2 बार मैं पढ़ाता हूँ। रेडॉक्स में पढ़ाऊंगा तो नीट के बच्चे को वहां पे समझ में आएगा। अभी मैं टाइटेशन बता रहा हूँ जेई के लिए, तो बताइए कितना होगा एन फैक्टर, बताइएगा आप लोग। फिर एक बता रहा हूँ, MnO4- को लेके चला जाएगा MnO4 2-, बताइएगा एन फैक्टर कितना होगा। फिर मैं क्या करूंगा देखना, K2Cr2 7 को मैं लेके चला जाऊंगा आपको Cr3+ में, क्रोमियम के रिस्पेक्ट में लेंगे, एन फैक्टर आपको बताना है। देखो और एक बताता हूँ, K2Cr2 7 हो गया आपका, ये हो गया। और एक कुछ एग्जांपल देता हूँ जो करके लाओगे आप। H2O2 लिए, हाँ H2O2 अगर मान लो आपका गया 2H2O, बैलेंस नहीं है आपका, बैलेंस करके देखिएगा आप। नहीं कर, जिसको बैलेंस करना मैंने बता दिया था, 1 मोल के रिस्पेक्ट में बैलेंस करके सब कुछ चलते हैं हम लोग, ये जाएगा। बेटा कुछ करके लाओगे इसका एन फैक्टर तो मैं आगे और बताऊंगा इस पर। सिर्फ दिमाग में लेके चलना है कि जब एन फैक्टर फाइंड करेंगे तो क्या फाइंड करेंगे, एन फैक्टर पर मोल या फॉर एनी मोल्स, पर मोल। पर मोल। अब एन फैक्टर फाइंड करने के लिए जब भी जाएंगे तो जिसका भी फाइंड करेंगे उसके पीछे नंबर हमेशा 1 ही रखना, ट्राई करना। अगर 2 रहेगा तो जो भी फाइंड करोगे उसको हाफ कर देना, 3 रहेगा तो जो भी फाइंड करो उसको 1/3 कर देना,
देखना उसके पीछे नंबर 1 ही है तो फिर बल्ले बल्ले, फिर कुछ नहीं इधर उधर सोचना आपको, वहीं से एन फैक्टर फाइंड करेंगे। जीनिया कुछ आया समझ में एन फैक्टर कैसे फाइंड होता है ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट का? प्रैक्टिस यस का सर। चीज है। ये प्रैक्टिस करना पड़ेगा, बहुत रिगरस प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जेई एडवांस का प्रिपरेशन करो बेटा, जेई मेन का नहीं। और ये आप लोग ये समझो, नीट का नहीं, नीट का लॉलीपॉप टाइप का क्वेश्चन आता है, जेई एडवांस का नहीं। जेई एडवांस का तो बैंड बजा देते क्वेश्चन, हम लोग का हालत खराब कर देते जेई एडवांस का क्वेश्चन। इसीलिए लेवल बढ़ाना पड़ेगा आपको, लेवल। 9 10 से मत सोचना, 9 10 के लेवल से मत सोचना। मैं जानबूझ के थोड़ा डिले करके जे एडवांस का क्लास रखा। नेक्स्ट सैटरडे भी आपका जे एडवांस का क्लास होगा इसी टॉपिक पे। ये एक क्लास में नहीं कंप्लीट कर पाता हूँ मैं, बार बार आपको बोलना पड़ता, बार बार एन फैक्टर क्या होता है, कैसे फाइंड करते हैं, कैसे वन मोड ले जाते हैं, बार बार। ये सब ऑनलाइन फॉनलाइन देखोगे ना तो हाफ एन आवर बोलेगा रेड ऑफ स्टैटिस्टिक्स, वही समझता होगा हाफ एन आवर में कैसे। बच्चा नहीं समझ में आता हाफ एन आवर में, तो फैक्ट मैं बता रहा हूँ। ठीक करके लाएंगे आप लोग तो चले, मैं दूसरा टॉपिक बनाने चले, अब आगे चले आपको बताने। देखो, एक होता है आपका, आप जो होता है रेडॉक्स टाइट्रेशन आएंगे। तो बेटा टाइट्रेशन में बोले थे ना कि एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन होता है, एक नॉन स्टैंडर्ड सॉल्यूशन होता है, कुछ ऐसा बताए थे, आइडिया लिए थे आपसे, कुछ बताए थे आपको, याद करो। आप जब लैब में जाते होंगे तो कुछ ऐसा ब्यूरेट स्टैंड होता है ना, ऐसा ब्यूरेट सब लगा रहता है ना लैब में, याद करो। तो यहाँ पे एक सॉल्यूशन फिल करते हैं, ये सॉल्यूशन होता है, ये सॉल्यूशन होता है जो इसमें, इसको बोलते हैं हम लोग टाइट्रेट, याद करोगे। टाइट्रेट जो होता है ये सॉल्यूशन whose concentration to be determines, जिसका कंसंट्रेशन को डिटरमाइन करेंगे उसको बोलते हैं टाइट्रेट। और ये ब्यूरेट स्टैंड होता है, इसमें आपका एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन फील्ड होता है, इसमें रहता है स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। स्टैंडर्ड सॉल्यूशन का मतलब होता है उसका कंसंट्रेशन नॉन है आपके लिए। बताओ, एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन होता है जिसका कंसंट्रेशन नॉन है आपके लिए, एक होता है स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। स्टैंडर्ड सॉल्यूशन को जो होता है उसी को बोलते हैं हम लोग टाइट्रेंट। तो बताओ टाइट्रेंट कहाँ लेते हैं, ब्यूरेट में लेते हैं हम लोग, टाइट्रेंट। तो टाइट्रेंट कहाँ लेंगे बेटा, ब्यूरेट में। स्टैंडर्ड सोल्यूशन है ये। देख तो यहाँ पे, आप देखोगे सो हम ये नॉब रहता है, नॉब उसी के थ्रू खोल के हम लोग देते हैं। आपने अगर लैब में जाओगे तो देखना कि एमएनओ टाइट्रेशन से कर पाएगा, आपको रिंस करवाएगा पहले एक्यूरेसी लाने के लिए। पाइपेट आपने देखा होगा, स्पेचुला देखा आपने, ड्रॉपर देखा होगा, कॉनिकल फ्लास्क देखा होगा आपने, फ्लास्क होल्डर, टेस्ट ट्यूब होल्डर देखा होगा आपने, बंसन बर्नर देखा होगा आपने, ये सब लैब में देखोगे आप लोग। तो ब्यूरेट स्टैंड होता है, ब्यूरेट स्टैंड पे ब्यूरेट को फिट कर देते हैं हम लोग, उसमें पोरिंग करते हैं स्टैंडर्ड सॉल्यूशन का, उसको बोलते हैं टाइट्रेंट। और नीचे होता है टाइट्रेट, जिसका अननोन सॉल्यूशन है, जिसका कंसंट्रेशन आपको फाइंड करना है। तो यहीं पे ड्रॉप वाइज आप टाइट्रेंट को डालोगे टाइट्रेट में। आपने देखा होगा एक टाइटर वैल्यू आप फाइंड करते हो लैब में, जब जाओगे तो टाइटर वैल्यू वहाँ पे लिखा रहता है, आपने कितना लिया। जैसे ये ब्यूरेट होता है, इसमें ग्रेजुएट रहता है आपका एमएल में सब, तो उसमें आप क्या करते हो, कितना वॉल्यूम आपने ब्यूरेट से लिया, क्या इंडिकेटर के थ्रू आप उसका कलर चेंज देखेंगे, ऐसे टाइट्रेशन किया जाता है। तो इसे लैब में करोगे बेटा ज़्यादा क्लैरिटी देखोगे, प्रैक्टिकली देखोगे। मैं थ्योरेटिकल बता रहा हूँ आपको कि एक टाइट्रेंट होता है, एक टाइट्रेट होता है। टाइट्रेंट होता है हमेशा स्टैंडर्ड सोल्यूशन, और टाइट्रेट होता है आपका नॉन स्टैंडर्ड, मतलब सॉल्यूशन जिसका कंसंट्रेशन आपको डिटरमाइन करना है। हमेशा क्या करते हैं जब टाइट्रेंट टाइट्रेंट को मिक्स करते हो, हमेशा जाते हैं हम लोग इक्वालेंस पॉइंट पे। मतलब इक्वालेंस पॉइंट का मतलब क्या होगा, टाइट्रेंट जो लिए वो कंप्लीटली कंबाइन कर देगा टाइटर्स टाइट्रेट से, तो उसी को पॉइंट को बोलते हैं इक्वालेंस पॉइंट। और मैंने आपको बताया था कि इक्वालेंस पॉइंट फाइंड करते हैं हम लोग इंडिकेटर से, बताए थे आपको, सो हम बताइए कि नहीं बताए थे इक्विवेलेंस पॉइंट या इन पॉइंट। हाँ सर। एट इन पॉइंट जब जाते हैं, इन पॉइंट जाते हैं हम लोग, इन पॉइंट जाते हैं, या उसी को क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंस पॉइंट। क्या बोलते हैं उसको बताइए, इक्विवेलेंस पॉइंट।
oxidizing agent is completely reacted with a reducing agent. आप रेडॉक्स टाइट्रेशन पढ़ते हो तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कंप्लीटली अगर रिड्यूसिंग एजेंट से रिएक्ट कर जाएगा तो उस पॉइंट को क्या बोलेंगे हम लोग? एंड पॉइंट। जब एसिड कंप्लीटली न्यूट्रलाइज हो जाता है बेस से तो उसको एंड पॉइंट बोलते थे कि नहीं बेटा एसिड बेस टाइट्रेशन में? थोड़ा याद करो, आप लोग रेडॉक्स टाइट्रेशन पढ़ने जा रहे हैं तो इक्विवेलेंस पॉइंट जब बताए थे आपको तब बोले थे ना कि एसिड बेस कंप्लीटली अगर न्यूट्रलाइज कर जाता है तो उसको इक्विवेलेंस पॉइंट बोले थे कि नहीं आपने एसिड बेस टाइट्रेशन में? याद कीजिए, एसिड बेस टाइट्रेशन में आपने इक्विवेलेंस पॉइंट बोला था कि नहीं एसिड बेस जब कंप्लीटली रिएक्ट कर गया था। तो वैसे ही रेडॉक्स टाइट्रेशन में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिड्यूसिंग एजेंट जब कंप्लीटली रिएक्ट कर जाएगा तो उस पॉइंट को क्या बोलेंगे? इक्विवेलेंस पॉइंट। अब इक्विवेलेंस पॉइंट को मैंने बोला था ना इंडिकेटर के थ्रू आइडेंटिफाई करते हैं हम लोग। कुछ आइडिया लग रहा है जो मैं बोल रहा हूँ आपको? ये सब लैब में करोगे तो बेटा थ्योरी है, थ्योरी में बोल रहा हूँ, लेकिन लैब में होता है ये सब सारा काम। सर टाइट्रेशन एसिड और बेस के लिए होता है, वो मतलब ऑक्सीडाइजिंग नहीं नहीं, एजेंट सुनिए बता रहे हैं। ये जो आपका जो आप स्कूल अगर नहीं जाते होंगे तो मैं क्या करूंगा, आपको एक मंथ आपको टाइम दीजिए, मैं थोड़ा लैब सेट में बना दूंगा वहाँ पे कुछ इंस्टीट्यूट में, तो आपको मैं भी टाइट्रेशन का लैब मैं बत्ती के दिखा दूंगा आपको। मतलब यूरेट लेने दीजिए मुझे को सब टेस्टोल सब मैं लैब का किट ले लेता हूँ। अब वहाँ पे केमोनोफोर सब में सॉल्यूशन लेके मैं लैब करके मैं भी दिखा दूंगा। आप सिर्फ याद रखो देयर आर द 4 टाइप्स ऑफ टाइट्रेशन: एसिड बेस टाइट्रेशन, रेडॉक्स टाइट्रेशन, कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन, कॉम्प्लेक्स टाइट्रेशन। तो बहुत टाइट्रेशन होता है। मेनली आपका 4 टाइप ऑफ टाइट्रेशन पढ़ना है। एसिड बेस टाइट्रेशन मैंने आपको बता दिया था कैसे होता है, कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन का इक्विवेलेंट ऑफ एसिड मस्ट बी इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ बेस। आप जा रहे हो रेडॉक्स टाइट्रेशन में, तो रेडॉक्स टाइट्रेशन में क्या होगा? इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट्स। तो बेटा इक्विवेलेंस पॉइंट मतलब क्या होता है? एसिड जब कंप्लीटली बेस से रिएक्ट करता था तो आपको मैजिशियन तो नहीं हो तो आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे उसको? उसके लिए बोले थे ना इंडिकेटर होता है। इंडिकेटर का जो थ्योरी होता है वो आप एक आयनिक वे में पढ़ोगे। जैसे आपने निर्मला में मैंने देखा था आपने क्वेश्चन भेजा था, वो इंडिकेटर थ्योरी कहाँ पढ़ना? फेनोल्फथालीन मेथालोरेंस के सब इंडिकेटर थ्योरी पढ़ोगे आयनिक में। यहाँ इंडिकेटर में बताऊंगा कुछ समझ में नहीं आएगा आपको, क्योंकि रेडॉक्स टाइट्रेशन कब आता है? एनसीईआरटी का सीक्वेंस पढ़ोगे तो रेडॉक्स कब दिया है? आफ्टर इक्विलिब्रियम, नॉट बिफोर इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट के बाद रेडॉक्स का एक्चुअली कॉन्सेप्ट आता है टाइट्रेशन का। मैं तो थोड़ा जेई का जो क्वेश्चन दिया है यहाँ पे उसको थोड़ा पकड़ने के लिए मैं आपको दे रहा हूँ इन्फॉर्मेशन, बस उसी को पकड़ने के लिए। लेकिन जब आपको रेडॉक्स में पढ़ाएंगे तो देखना पूरा क्लैरिटी मिलेगा। आप चाहोगे कि एक ही क्लास में एक्सपर्ट बन जाए, नहीं बन पाओगे। तो सुनो, इक्विवेलेंस पॉइंट को आइडेंटिफाई करने के लिए क्या किसका हेल्प लेते हैं हम लोग? इंडिकेटर का। कुछ क्वेरी है तो बोल दीजिए, मैं आगे बताने जा रहा हूँ इसका। आइडेंटिफाई प्रेडिक्टेड, लिख लो प्रेडिक्टेड पर। सुटेबल इंडिकेटर। मैं तो बोल रहा हूँ 11th में मैंने आज तक जितना भी ये टॉपिक पढ़ा है सब बेसिक कॉन्सेप्ट में, मैक्सिमम स्टूडेंट का ऐसे ही हालत खराब हो जाता है, क्योंकि देखते हैं ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, जो फैक्ट मैं बता रहा हूँ आपको। एंड पॉइंट को कैसे आइडेंटिफाई करते हो? किसके हेल्प से? इंडिकेटर। इंडिकेटर। अब मत बोलना ये कौन सा इंडिकेटर है, डाइफेनाइलेमीन कहाँ पे यूज होता है, केमोनोफोर कैसे सेल्फ इंडिकेटर होता है, सब रेडॉक्स में दिया तो वहां बताऊंगा। अभी सिर्फ याद रखिए इंडिकेटर के थ्रू होता है ये। अभी आपसे कोई पूछेगा भी नहीं, ये रेडॉक्स में बताऊंगा। अब देखो यहाँ पे क्या होता है कि एट इक्विवेलेंस पॉइंट पे क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंस पॉइंट पे ये पॉइंट थोड़ा याद रखना आप, अभी इसी से काम चलाएंगे। एट इक्विवेलेंस पॉइंट पे आप याद रखिएगा कि इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मस्ट बी इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट।
अगर बोलेगा कंप्लीटली ऑक्सीडाइज कंप्लीटली रिड्यूस तो दोनों के इक्विवेलेंट को इक्वेट कर देंगे। अब बेटा इक्विवेलेंट क्या होता है, गिवन मास बाय इक्विवेलेंट मास होता है कि नहीं, मोल्स इनटू एन फैक्टर होता है कि नहीं, नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूमेट्री होता है कि नहीं, इक्विवेलेंस बताइए। हाँ सर। तब बेटा उसी पे वर्क करने जा रहे हैं। अब देखो क्या हो जाएगा, मैं लिख भी रहा हूँ यहाँ पे नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स, ये थोड़ा रिमाइंड कर रहा हूँ आपको, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स लिखो, या इसी को मैंने बोला था ना ग्राम इक्विवेलेंट बोला भी जाता है, ग्राम इक्विवेलेंट्स भी बोला जाता है। यस सर। इक्वल टू क्या था, गिवन मास बाय इक्विवेलेंट मास, या बोला था नंबर ऑफ मोल्स इनटू एन फैक्टर, या बोला था मैंने आपको याद करो नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर। इतना फॉर्मूला तो आपके टंग पे होना चाहिए, तभी रेडॉक्स स्टैटिस्टिक्स कर पाओगे, नहीं तो नहीं। कहीं पे मास पूछेगा तो मास बाय इक्विवेलेंट मास से कोरिलेट कर देंगे, कहीं पे मोल्स पूछेगा तो एन फैक्टर के साथ कोरिलेट कर लेंगे, नॉर्मलिटी पूछेगा तो नॉर्मलिटी के साथ कोरिलेट कर देंगे, जो बोलेगा उसी के टर्म में एक्सप्रेशन ले लेंगे, जो डिमांड होगा उसके अकॉर्डिंग चलते हैं हम लोग। कुछ एग्जांपल लेके करवाऊं मैं आपको तो आपको क्लैरिटी मिलेगा कैसे होता है। देखो केमनोफोर टाइट्रेशन, लैब में जाओगे तो केमनोफोर टाइट्रेशन ही करवाएगा आपसे। तो केमनोफोर सबसे पहले बेटा बताइए, केमनोफोर जब भी लैब में लोगे तो हमेशा ये ऑलवेज किसके तरह वर्क करता है, एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। किसके तरह वर्क करेगा बेटा ये, ऑक्सीडाइजिंग। मतलब ये कभी रिड्यूसिंग हो सकता है नहीं, क्योंकि मैग्नीज यहाँ पे सबसे हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो अब बताओ बेटा, कोई अगर सबसे हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा तो फर्दर तो ऊपर नहीं जाएगा वो। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, कि जो सबसे ऊपर में रहेगा तो और तो ऊपर नहीं जाएगा, तब नीचे आना चाहेगा वो। इसीलिए वो तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमेशा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। और आपको देगा कि एसिडिक मीडियम है बेसिक मीडियम थे, एसिडिक मीडियम में क्या करता है ये देखो, एसिडिक मीडियम में याद रखिएगा कि MnO4 माइनस जो होता है ये हमेशा रिड्यूस होता है Mn2 प्लस में। मतलब कि MnO4 का जब भी आप फॉर्म लेंगे रिड्यूस फॉर्म तो हमेशा Mn2 प्लस लेंगे एसिडिक मीडियम में, ये दिमाग में सेट कर लो। ये सब थोड़ा लर्न करना पड़ेगा आपको कि MnO4 टाइट्रेशन में हमेशा रिड्यूस फॉर्म होता है Mn2 प्लस। अब बताइए कि MnO4 टाइट्रेशन में मैग्नीज का कौन सा सॉल्ट बनाएंगे, +2 का, ये +3 का, तो +2 का। अब याद रखिएगा +7 से ये कहाँ जा रहा है बेटा आपका, +2, एन फैक्टर कितना हो जाएगा बताइए आप, 5. 5। 5। इसलिए इक्विवेलेंट मास कितना हो जाएगा, इसका इक्विवेलेंट मास बताइए तो कितना हो जाएगा, मोलर मास बाय 5 हो जाएगा कि नहीं। इसका KMnO4 जो होता है ना, KMnO4 एक्चुअली ये KMnO4 ही है, इसका मास होता है 158/5 हो जाएगा। बताइए कितना हो जाएगा, 315 आएगा ये, सही सर लिखा है पॉइंट ये रॉ, सिक्स हाँ 3.16 आएगा। अब बताइए KMnO4 का अगर पूछेगा एसिडिक मीडियम में इक्विवेलेंट मास तो कितना बोलेंगे, 31.6। बताओ तो एन फैक्टर कितना होगा, KMnO4 का एसिडिक मीडियम फिक्स है, ये एन फैक्टर कितना होगा 5। KMnO4 हमेशा रिड्यूस किस में होगा बताइए, +2 में। अब बेटा आप खुद से बताओ, ये अगर रिड्यूस होगा तो दूसरा को क्या करेगा ये, सर ऑक्सीडाइज। Oxidize. ऑक्सीडाइज करेगा। तो किसको किसको ऑक्सीडाइज करेगा ये थोड़ा आपको लर्न करना पड़ेगा, मैं कुछ नहीं कर सकता इसमें, कोई ट्रिक नहीं होता है, कोई ट्रिक नहीं होता है इसमें। इसमें क्या होता है सुनो, MnO4 माइनस एसिडिक मीडियम में ये हमेशा रिड्यूस हो जाता है, किसमें, ये रिड्यूस होता है Mn2 प्लस में। ये क्या करेगा सुनो, कुछ नहीं इसमें शॉर्टकट होता है, सब पढ़ना पड़ेगा आपको ये सब। देखो क्या होता है ये अगर आप H2O2 लेंगे तो इसको हमेशा ऑक्सीडाइज करता है ये O2 में। अगर आप Fe2 प्लस लेंगे तो हमेशा ये ऑक्सीडाइज करता है कि इसमें Fe3 प्लस में। अगर आप ऑक्जेलेट लेंगे तो इसको हमेशा ये ऑक्सीडाइज कर देता है CO2 में। अगर आप नाइट्राइट लेंगे तो इसको हमेशा ही ऑक्सीडाइज कर देता है नाइट्रेट में।
सर ये वाला तो समझ में नहीं आया। MnO4 एसिडिक, MnO4 एसिडिक मीडियम में इनको ऑक्सीडाइज करता है। नहीं नहीं, फिर से बता रहा हूँ, फिर से बता रहा हूँ, सुनिएगा सुनिएगा। सबसे पहले बेटा याद रखिएगा कि KMnO4 हमेशा किसके तरह वर्क करता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जब हम लोग एसिडिक मीडियम में लेके जाते हैं, जब रिएक्शन करवाते हैं, तो हमेशा वो +7 से जाता है +2। ये याद रहेगा आपको। हाँ, रिड्यूस हो गया। रिड्यूस हो गया। एसिडिक मीडियम में हमेशा MnO4- जो लेते हैं वो चला जाता है Mn2+ में। हाँ। अब ये क्या करेगा, अब क्या करेगा, अब इस सब को ऑक्सीडाइज कर दिया वो। कैसे ऑक्सीडाइज किया था आप देखोगे, यहाँ पे देखो। ये -1 से जा रहा 0, ये +2 से जा रहा +3, ये +3 से जा रहा ये +4, और ये +3 से जा रहा +5। तो बेटा ऑक्सीडाइज कर रहा है कि नहीं, चेक कर लो। यस सर। तो ये एक साथ थोड़ी रिएक्शन में, ये एक साथ नहीं रिएक्शन में, आपको इसके साथ दिखाएगा तो इसके साथ दिखाएगा, एक अलग हो गया। कभी इसके साथ दिखाएगा तो वो अलग चीज है। कभी इसके साथ दिखाएगा वो अलग होगा। इसके साथ इसका रिएक्शन दिखाएगा तो वो अलग होगा। तो सब मैन फैक्टर था। ये जो रिड्यूसिंग एजेंट होगा उसका फैक्टर तो चेंज होगा ना, आपको बताइए। लेकिन MnO4- का फिक्स है कितना? 5। अब देखो क्या होगा इसमें। एक आपने पढ़ा होगा, मोहर सॉल्ट होता है। कभी देखा होगा, सोमा आपने देखा था मोहर सॉल्ट। तो मोहर सॉल्ट होता है FeSO4, अमोनियम सल्फेट 6H2। मोहर सॉल्ट में Fe2+ ऑक्सीडाइज होता है Fe3+ में, सिर्फ यही ऑक्सीडाइज होता है, और कोई नहीं चेंज होता। तो बताइए, तो मोहर सॉल्ट का इनफैक्टर कितना बोलेंगे आप, 1 बोलेंगे कि नहीं? अगर KMnO4 टाइट्रेशन होगा, अब मोहर सॉल्ट आपसे टाइट्रेशन में करवाएगा, तो मोहर सॉल्ट का इनफैक्टर कितना लेंगे, 1 या 2? 1। क्योंकि +2 से कहाँ जा रहा है वो, +3। और किसी का चेंज नहीं होता। सल्फर +6 में नहीं चेंज होगा। नाइट्रोजन सबका कोई चेंज नहीं होता यहाँ पे, सिर्फ आयरन का होता है। अगर आपसे पूछेगा मोहर सॉल्ट, तो मोहर सॉल्ट में कितना लेंगे इनफैक्टर, 1। आप खुद से देखो, MnO4- को अगर मैं Fe2+ के साथ एसिडिक मीडियम अगर लेके चलाऊंगा, तब बता दो Mn4- किस में जाएगा, बताइए। Mn2+ में जाएगा। आयरन किस में जाएगा, +3 में जाएगा। और वाटर अपना प्रोडक्ट है, उसको कोई मतलब नहीं है। आप बस इतना ही पे वो वर्क करो। तो ये कहाँ से मैंने लिया, तो यहाँ से मैंने हेल्प ले लिया। क्योंकि मेरे को दिखा यहाँ पे कौन सा मीडियम है, एसिडिक मीडियम है। परमैंगनेट को कहाँ पे लेके आया है, +2 में। और फेरस को कहाँ पे लेके आ गया, फेरिक में। बस इतना याद रखो, तभी क्वेश्चन बनेगा, आपको नहीं तो नहीं बना पाएंगे क्वेश्चन। अगर ये इन्फॉर्मेशन नहीं होगा, तो कोई दुनिया का मैजिक स्टिक नहीं होगा आपको जो आप बोलोगे क्वेश्चन बन जाएगा, कभी नहीं बनेगा। रिएक्शन में एक्सपर्ट बनना पड़ता है इस चैप्टर में। सर इसीलिए इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ कि नेक्स्ट सैटरडे भी आपको इसी पे क्लास लेंगे, बताइए। सर लास्ट में जो रिएक्शन लिखे थे सर, वो वहाँ H+ मतलब एसिडिक मीडियम। एसिडिक मीडियम लेंगे तभी H+ आएगा, बताइए आप। सर वो मोहर सॉल्ट में .6H के बाद क्या है? नहीं नहीं, वो हाइड्रेटेड सॉल्ट है, हाइड्रेटेड सॉल्ट है नहीं ये अब जब इसका मोलर मास फाइंड करने जाएंगे, तो सबको ऐड करके आपको मोलर मास निकालना पड़ेगा। ओके सर वो H2 है। हाँ, H2O है, वाटर है वो। अब ये बता दो, अगर मैंने यहाँ पे KMnO4 के साथ टाइट्रेशन करा Fe2+ का, तो रिएक्शन समझ में आया कैसे मैंने लिखा। हाँ सर। अब देखो, और एक बता रहा हूँ। MnO4- के साथ अगर मैं C2O4 2- का रिएक्शन करवाऊंगा एसिडिक मीडियम में, तो आप एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट बताइए क्या होगा। Mn2+ में जाएगा, ऑक्जेलेट CO2 में जाएगा प्लस वाटर। देखो तो मैंने लिखा था कि नहीं, ऑक्जेलेट CO2 में। अब यस आई सर। बात समझ में, क्या क्या चीज याद रखना है आपको, रिएक्शन। तभी आप क्वेश्चन बना पाओगे, नहीं तो नहीं। आपको KMnO4 के साथ टाइट्रेशन करवाएगा, और आपको रिएक्शन ही नहीं पता रहेगा, तो आप कहाँ से क्वेश्चन बना पाएंगे, नहीं बना पाएंगे। बताइए तो ऑक्जेलेट का एन फैक्टर कितना होगा, 2 होगा।
मतलब इसमें टाइट्रेट और टाइट्रेंट कौन होता है, मतलब वो कैसे पता होगा? इसमें किसके साथ टाइट्रेशन करवा रहे हैं ये बताइए आप बेटा। KMnO4 के साथ। हाँ तो KMnO4 आपका स्टैंडर्ड सोल्यूशन रहेगा, ये स्टैंडर्ड सोल्यूशन है, ये स्टैंडर्ड सोल्यूशन है, ये स्टैंडर्ड सोल्यूशन है, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, टाइट्रेंट। ये नीचे से जितना भी लिए सब टाइट्रेट है। तो बताओ, अब बताओ किसी के साथ अगर KMnO4 का टाइट्रेशन करेंगे फेरस के साथ, H2O2 के साथ, ऑक्जेलेट के साथ, तो क्या एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट होगा वो समझ में आया, कुछ आइडिया लगा आपको? यस सर। अब एक चीज याद रखोगे ना तो थोड़ा क्वेश्चन इजी बनेगा। स्कैन फैक्टर याद रखना, स्कैन फैक्टर होता है 2। स्कैन फैक्टर कितना होगा, 1। स्कैन फैक्टर बेटा मैंने क्या बताया, 2। स्कैन फैक्टर कितना बोलोगे नाइट्रेट का, बताइए। सर 2। 2। इसका भी ले लीजिए 2। आप बता दो एन फैक्टर अगर पता चलेगा तब। अब क्या फाइंड करेंगे, देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन में करवाओ कैसे होता है क्वेश्चन, एक क्वेश्चन का ग्लिम्स दिखाता हूँ, एक क्वेश्चन छोटा क्वेश्चन मैं देके आपको क्लास एंड कर दूंगा। देखो, फाइंड द मोल्स ऑफ H2O2 that can be completely oxidized by 100 ml of 0.5 molar KMnO4 in acidic medium। अब तो बोला कि find the moles of H2O2 that can be oxidized by, that can be completely oxidized by the 100 ml of 0.5 molar KMnO4 in acidic solution। आप बताओ तो KMnO4 का फैक्टर क्या होगा यहाँ पे, सर 5। 5। और H2O2 का फैक्टर कितना लेंगे यहाँ पे, 1। 2 2 2 2। देखो वहां पे लिख दिया था मैं, H2O2 का हिंट दे दिया था, वन फैक्टर 2। ठीक है ना, यहाँ पे लिख चुका, और ये देखिए यहाँ पे लिख चुका हूँ मैं, N=2। बट H2O2 जब रेडॉक्स में जाएगा ना, तो एन फैक्टर आंख बंद करके 2 ले लेना। देखो, आप बताइए सॉल्यूशन में करने जाओगे रिएक्शन क्या होगा आपका, तो MnO4 माइनस को जब आप H2O2 के साथ रिएक्शन करवाएंगे एसिडिक मीडियम में, योर एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट क्या होगा बताइएगा। Mn2 Mn2 प्लस प्लस O2 प्लस वाटर। अब बताइए एट एंड पॉइंट पे क्या लिखोगे बेटा, एंड पॉइंट पे क्या लिखोगे, थ्योरी क्या होगा एंड पॉइंट पे, थ्योरी क्या लिखेंगे एट एंड पॉइंट पे। अब लिखोगे ना इक्विवेलेंट ऑफ किसका, H2O2 इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4। अब ये बताइए H2O2 का क्या फाइंड करना, मोल्स फाइंड करना, तो इक्विवेलेंट को मोल्स में कैसे एक्सप्रेस करेंगे बताइए तो। मोल्स इनटू मोल्स ऑफ इनटू एन फैक्टर, इसमें क्या है, नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम में लीटर लेंगे कि नहीं आप। अब बताइए मोल्स ऑफ H2O2 तो फाइंड करना है आपको, एन फैक्टर कितना हो जाएगा इसका, 2। बताओ तो इक्विवेलेंट मास ये एन फैक्टर KMnO4 का कितना है। 5। 5। अब मोलर कंसंट्रेशन को नॉर्मल में कन्वर्ट करते थे तो किससे मल्टीप्लाई करते थे आप, एन फैक्टर। एन फैक्टर से। तो बेटा एन फैक्टर कितना है यहाँ पे बताइए आप, 0.5 इंटू 5 करेंगे कि नहीं आप। वॉल्यूम कितना है, 100। 100 को 1000 से डिवाइड करेंगे कि नहीं लीटर में कन्वर्ट करने के लिए, बताओ। यस। अब बताइए मोल्स ऑफ H2O2 कितना रहा,
मोल्स ऑफ एस्टोटो जो मैं देख रहा हूँ यहाँ पे 2.5 आ जाएगा ये, और ये आपका 0.25, तो ये 0.15 आ रहा है कि नहीं? 125 चेक कर लो। देख रहा हूँ मैं 2.5 आएगा ये, 0.25 आ जाएगा, 0.25 सर को 0.125। 0.5 नॉर्मेलिटी है ना? 0.5 नॉर्मलिटी मोलरिटी था, मोलर था, देखिए आप क्या था, देखिए मोलर। तो मोलर को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? नॉर्मल में। नॉर्मल में कंप्लीट चेंज करने के लिए क्या लेना पड़ेगा आपको? एन फैक्टर। तो वी नो द केमोनोफेरेंट फैक्टर हियर 5 इन एसिडिक मीडियम ऑलवेज। क्लियर हुआ ये क्वेश्चन कैसे मैंने पढ़ लिया, बताओ आप लोग। यस सर। तो देखो टाइम भी तो हो गया, इसलिए मैं क्लास को एंड करने जा रहा हूँ। एक क्वेश्चन और दूं मैं? एक क्वेश्चन, सिर्फ एक छोटा सा क्वेश्चन देता हूँ, देखते हैं कर पाते हो कि नहीं आप लोग। प्रोपेक्शन बताइए, एक क्वेश्चन मैं देता हूँ और नेक्स्ट डे और करवाऊंगा तो और एक्सपर्ट बनोगे। अभी जितना पढ़ा है उसी को रिवाइज करना, आप क्वेश्चन मत बनाना अभी बेटा, जितना पढ़ा है उतना को रिवाइज करना। नेक्स्ट डे से मैं क्वेश्चन बनाने के लिए आपको सिग्नल दे दूंगा। एक क्वेश्चन दो, छोटा सा क्वेश्चन, देखते हो कर हाँ पाते सर। हो कि नहीं। हाँ सर। तो लिखिए यहाँ पे क्वेश्चन देता हूँ, ये देखो। फाइंड द अमाउंट ऑफ फेरस सल्फेट must be completely oxidized by 100 ml of 0.1 molar KMnO4 aqueous solution in acidic medium। बताइए तो फेरस लिए फेरिक लिए? फेरस। सर फेरस। फेरस। आप खुद से बताओ, सल्फर कौन सा स्टेट में, +6 या +4? +6। +6। आप बताइए +6 से कभी ऊपर जा सकता है सल्फर? नहीं, क्योंकि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन तो 6 ही होता है उसके पास। तो आप बता दो कि MnO4 किसको ऑक्सीडाइज करेगा, फेरस को फेरिक में या सल्फर को +6 से आगे लेके जाएगा? नहीं, फेरस को फेरिक में। Yes. तो सॉल्यूशन जब बनाएंगे तो आपके पास सॉल्यूशन क्या होगा? आप MnO4 माइनस को पकड़ के आप लेके चलो कहाँ पे? Mn2 प्लस में। तो एन फैक्टर मैंने बोल दिया कितना हो जाएगा, 5। और ये क्या करेगा, फेरस को लेके चला जाएगा किस में बेटा, बता दो। फेरिक में। तो एन फैक्टर कितना लेंगे इसका, 1। अब बेटा एन फैक्टर आपको आ गया, कौन कहाँ पे जा रहा है वो आपका आ गया, तो इक्विवेलेंट को इक्वेट करके फाइंड नहीं कर सकते वैल्यू? बताओ, इक्विवेलेंट ऑफ फेरस सल्फेट इक्वल टू क्या होगा, इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4। अब बताइए इक्विवेलेंट ऑफ केम FeSO4 जाएंगे तो क्या होगा, गिवन मास बाय इक्विवेलेंट मास। अब बेटा ये बता दो, फेरस सल्फेट का एन फैक्टर कितना है, 1 या 2? सर 2। नहीं 1 है बेटा, +2 से +3 जा रहा, 1 ही लेंगे। सर बेटा देखो यहाँ पे +2 से कहाँ जा रहा है, +3 जा रहा है कि नहीं? एक ही इलेक्ट्रॉन लॉस किया ना वो। अरे Yes. सिंपल थ्योरी बेटा, +2 से आप एन फैक्टर जब फाइंड करोगे तो आप एन फैक्टर फाइंड करने का क्या तरीका लेते थे, ये एन 3 - 2 करेंगे तो 1 ही आएगा कि नहीं? हाँ सर। अब बताइए इक्विवेलेंट ऑफ मास जो होगा फेरस सल्फेट का, उसका मोलर मास के इक्वल हो जाएगा कि नहीं? तो आप एक्सप्रेशन क्या लेंगे, गिवन मास बाय इक्विवेलेंट मास इक्वल टू नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम मिलीलीटर, ये एक्सप्रेशन लाएंगे ना। बताइए क्या फाइंड करना आपको, एम फाइंड करना था। मोलर मास कितना हो जाएगा, आयरन होता है 56 और सल्फेट कितना होता है 96। कितना हो जाएगा ये बता दो आप लोग। 162।
तो बेटा बता दो, फेरस सल्फेट का मोलर मास भी 162 होगा, उसका इक्विवेलेंट मास भी 162 सर होगा। रीजन क्या? 152। Sir, 152. अच्छा 152 आ जाएगा। अब ये बताओ आप लोग कि फेरस सल्फेट का यहाँ पे मोलर मास जो होगा वही उसका इक्विवेलेंट मास आएगा कि नहीं? क्योंकि एन फैक्टर कितना लिए थे आपने? 1। 0.1 इंटू 5 लिखोगे आप, 100 को 1000 से डिवाइड कर दोगे यहाँ पे। अब बेटा बता दो एम का वैल्यू फाइंड कर सकते कि नहीं आप लोग? तो आप देखो, मैंने कुछ आइडिया दिया, इसी को आप रिवाइज करके आना है। यू डोंट हैव टू टच एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू रेडॉक्स रिएक्शन। नेक्स्ट क्लास एक लेने दीजिए, उसके बाद मैं आपको ग्रीन सिग्नल दूंगा, क्वेश्चन और करवाऊंगा, उसके बाद आपको सिग्नल दूंगा कि बेटा करो। अभी सिर्फ ये बता दो, यूनानिमसली आपको बता दो कि रिएक्शन अगर नहीं पता रहेगा तो आप क्वेश्चन बना पाओगे नहीं। जो फैक्ट बात बता रहा हूँ, रिएक्शन पता नहीं रहेगा तो क्वेश्चन नहीं बना पाओगे। तो मैंने KMnO4 का कुछ रिएक्शन आपको बताया, तो रिएक्शन आपको याद करना पड़ेगा, इसके अलावा कोई ऑप्शन मेरे पास या आपके पास नहीं है। तो कुछ आइडिया लगा आपको KMnO4 ये एन फैक्टर कैसे फाइंड होता है, इक्विवेलेंट मास क्या होता है, कैसे फाइंड होता है, रेडॉक्स किसको बोलते हैं, ऑक्सीडेशन क्या होता है, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, कुछ आइडिया लगा आप लोगों को? बताइए बच्चे, कुछ Yes. आइडिया लगा? तब नेक्स्ट ईयर हाँ वो सर। बताऊंगा इसके बारे में। चलिए तो ठीक है, तब मैं ये PDF आपको ग्रुप में भेज देता हूँ, और इसको आप slowly आप पढ़ के लोगे। अली मित्र मैं बता रहा हूँ, सबको बता रहा हूँ, सुनिएगा ऐश्वर्या, कि आपको ये टॉपिक को पूरा आपको ग्रिप में लाना है, क्योंकि आप जेई के स्टूडेंट को पूरा ग्रिप में लाना पड़ेगा टॉपिक को। तो आप क्या कीजिएगा, जितना ये PDF मैं भेज रहा हूँ, PDF को थ्रोली आप पढ़ोगे, नेक्स्ट क्लास से पहले, नेक्स्ट क्लास जैसे मैं लूंगा आपका जेई का, या जब सेंटर पे आप आओगे, मंडे का जो क्लास होगा उसमें सेंटर पे जब आओगे, तो सेंटर पे आप थोड़ा अर्ली आके जो भी डाउट्स हो गए इसमें वो आप मेरे से पूछ लेना। बिहाला के जो बच्चे हैं जो भी जेई के, वो जब बिहाला का क्लास होगा आपका, तो क्लास से 1 आवर पहले या 2 आवर जब भी बोलोगे, एक इन्फॉर्मेशन दे देना मेरे को, मैं उसके अकॉर्डिंग आ जाऊंगा, आप मेरे से पूछ लेना। ठीक, आज का क्लास का प्रॉब्लम। फिर मैं सैटरडे का क्लास लूंगा, उसके बाद मैं आपको सिग्नल दे दूंगा, क्वेश्चन बनाओ। अभी आप क्वेश्चन बना पाओगे भी नहीं। ठीक, चलिए, गुड नाइट, मैं नेक्स्ट डे मिलता हूँ, तो बताता हूँ। चलिए बेटा, Good night, टेक केयर। sir. गुड नाइट बेटा, Right, टेक sir. केयर।